हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। तो आइए आज हम लोग डिस्कशन करते हैं वेस्टी 23rd। और ये सेशन है इस मिशन के तहत पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और ये मिशन है मैं मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का। तो इस नोबल कॉज को पूरा करने के लिए सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। इन ह्यूमन मसल्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टी, दीज प्रॉपर्टीज आर। तो मसल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें पहली प्रॉपर्टी दी हुई है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी क्या है? एबिलिटी टू जनरेट इम्पल्स। ये इसी को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, तो ये एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मल जो कंडीशन में जितनी लेंथ है उससे कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में, तो एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गई कॉन्ट्रैक्टिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी, तो ये एक्सटेंड होने की क्षमता, नॉर्मल लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा, बियॉन्ड, विदाउट डैमेजिंग द टिश्यू। तो एबिलिटी टू एक्सटेंड। विदाउट डैमेजिंग द टिश्यू। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब रीगेन द नॉर्मल लेंथ। मसल को जब इस कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में हो या एक्सटेंड हुआ हो, उससे वो जो नॉर्मल लेंथ, जो नॉर्मल उसकी लेंथ थी, वो रिगेन कर लेगा। तो इसी को बोला जाएगा इलास्टिसिटी। तो एबिलिटी टू रीगेन। तो ये इलास्टिसिटी, तो ये प्रॉपर्टी किसके अंदर है? ये मसल। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी सारी सही दी हुई हैं, आंसर होगा ऑल। क्वेश्चन नंबर 102। Given below are two statement, a population growing in a habitat with limited resources. Resources यहाँ पर limited है. Show initially lag phase followed by phases of acceleration and deceleration and finally an asymptote. एसिम्टोट कब होगा? जब कैरिंग कैपेसिटी के बराबर हो जाएगी पॉपुलेशन डेंसिटी। वाई एक्सेस पर हम लोग लेते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये इस तरह का कुछ कर्व आएगा और यहाँ पर ये एसिम्टोट अचीव हो जाएगा जब के इज एन इज इक्वल टू के। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। इनिशियली ये लैग फेज कहलाता है, फिर जब ये एसेलरेशन वाला फेज होगा इसको लॉग फेज बोलेंगे, और ये फिर फाइनली डेसेलरेशन के बाद ये प्लेट्यू जैसा एसिम्टोट। एनी स्पीसीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्स कंडीशंस कैन रीच इनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी इन शॉर्ट टाइम। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं तो फिर ये शेप जो होता है वो जे शेप आएगा, इस तरह का कर्व आएगा। तो ये हो गया जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। तो डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द फेजेस ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। तो यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट जो है इसका लेप्टोटीन से शुरुआत होता है, लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन, पैकेटीन, फिर डिप्लोडीन और लास्ट में डाइकाइनेसिस। ये सारे फेजेस हैं प्रोफेज फर्स्ट के। लेप्टोटीन में क्या होता है? कॉम्पैक्शन, जेनेटिक मटेरियल का कॉम्पैक्शन होगा, कॉम्पैक्शन थ्रू आउट लेप्टोटीन। जाइगोटीन में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और जो क्रोमोसोम का पेयर होगा इसको बोला जाएगा बाइवैलेंट, और क्रोमेटिड्स के बेसिस पर इसे बोलेंगे टेट्रेड। तो टेट्रेड स्टेज का फॉर्मेशन जाइगोटीन में। पैकेटीन में होगा क्रॉसिंग ओवर, एंजाइम मीडिएटेड स्टेप है, रिकॉम्बिनेज यहाँ पर एंजाइम यूज होगा। डिप्लोडीन, डिप्लोडीन में यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और डाइकाइनेसिस
टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा। तो यहाँ पर काइनेटिन को अगर छोड़ दिया जाए, काइनेटिन इज ए पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, साइटोकाइनिन। तो लेप्टोडीन, पैकेटीन, डिप्लोडीन एंड जाइगोटीन, बी नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हुआ ए, सी, डी एंड ई। क्वेश्चन नंबर 104, सेलेक्ट द ग्रुप इन विच ऑल स्ट्रक्चर आर गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मतलब हैप्लॉइड। पॉलिन ग्रेन, पॉलिन ग्रेन क्या है? मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा। गैमेटोफाइट इज गैमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, और गैमीट कैसा होगा? हैप्लॉइड। राइजोइड्स, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, और ये भी प्रेजेंट होते हैं गैमेटोफिटिक स्टेज में। गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर जो है उसके साथ जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो राइजोइड्स। तो ये भी हो गए हैप्लॉइड। एंथ्रीडियम, ये मेल गैमीट प्रोड्यूसिंग, जहाँ मेल गैमीट प्रोड्यूस होगा, गैमेटेंजिया है ये, तो मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा, तो ये भी हो गया गैमेटोफाइट। जेमा कप, जेमा कप जो है ये रिसेप्टिकल है, और इसमें क्या प्रोड्यूस होंगे? इसमें रिसेप्टिकल में क्या लगे होंगे? जेमी। जेमी क्या है? ये ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स हैं, और ये भी कहाँ पे? गैमेटोफाइट स्टेज में। तो आंसर हो गया यहाँ पर पॉलिन ग्रेन, राइजोइड्स, एंथ्रीडियम, ये सारे गैमेटोफाइट हैं। अगर यहाँ पर रूट और ओव्यूल देखा जाए तो रूट हमेशा स्पोरोफाइट स्टेज में प्रेजेंट होती है, 2n होगा, गैमेटोफाइट नहीं। ओव्यूल भी ये 2n है, डिप्लॉयड है, स्पोरोफाइट में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर स्ट्रोबिलाई, मेगा स्पोरेंजियम जो स्पोर प्रोड्यूस करेगी, मेगा स्पोर्स, ये भी स्पोरोफाइट स्टेज में होंगे। प्रोटोनिमा, ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट स्टेज है। मॉस में, ब्रायोफाइटा में स्पोर जर्मिनेट होकर के प्रोटोनिमा बनाता है। एंथ्रीडियोफोर, जो एंथ्रीडिया बियरिंग स्ट्रक्चर होगा, ये तो हैप्लॉइड है, बट माइक्रोस्पोरेंजियम, स्टेम, ये सब ये डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। तो आंसर हुआ यहाँ पर फर्स्ट, जिसमें सारे स्ट्रक्चर क्या हैं? गैमेटोफिटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, सेलेक्ट द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसमें 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं, और ये 3 जर्म लेयर्स कौन सी हैं? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। और ये 3 जर्म लेयर्स जो मारुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला स्टेज है, गैस्ट्रुला स्टेज में प्रेजेंट होती हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक की शुरुआत होती है प्लेटिहेलमिन्थीज फाइलम से। प्लेटिहेलमिन्थीज फाइलम जो है ये फर्स्ट फाइलम है जिसमें 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं। तो डेविल फिश, ये मोलस्का का मेंबर हुआ, प्लेटिहेलमिन्थीज से आगे का फाइलम है। डॉग फिश, स्कोलियोडॉन, ये कार्टिलेजिनस फिश है, कॉन्ड्रिक्थीज का मेंबर है। फ्लाइंग फिश, एक्सोसिटस को बोलते हैं, ये ऑस्ट्रिक्थीज, ये भी फिश। सिल्वर फिश, ये लेपिज्मा, ये क्लास इंसेक्टा का मेंबर है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। जेली फिश, जेली फिश ऑरिलिया को बोलते हैं, और ये सीलेंट्रेटा का मेंबर है। तो सीलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे 3 जर्म लेयर्स नहीं, यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक है। तो ये ए, बी, सी और डी, ये प्लेटिहेलमिन्थीज से आगे के फाइलम्स हैं, इन सब में भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। तो आंसर हुआ सेकेंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, सेलेक्ट द टाइप ऑफ एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन किसे बोलते हैं? तो अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स in bud stage with respect to other members of the same whorl।
उसी वर्ल के दूसरे जो मेंबर्स हैं, दूसरे जो सेपल्स हैं या दूसरे जो पेटल्स हैं, उनके साथ जो अरेंजमेंट है उसे बोलते हैं एस्टिवेशन। तो पैराइटल ये प्लेसेंटेशन दिया हुआ है, टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी, उसे प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो ये एस्टिवेशन नहीं है। अपोजिट ये फिलोटैक्सी का एग्जाम टाइप है। फिलोटैक्सी पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांचेस। रेटिकुलेट, रेटिकुलेट ये वेनेशन का टाइप है, पैरेलल और रेटिकुलेट। वेनेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स लीफ में जिस तरह से अरेंज है। तो यहाँ पर आंसर हुआ नन। नाउ क्वेश्चन नंबर 107, टैगेटस इरेक्टस इज द बॉटेनिकल नेम ऑफ। तो यहाँ पर टैगेटस इरेक्टस ये मैरीगोल्ड का है, ऑर्नामेंटल प्लांट है। सनफ्लावर हेलियंथस एनस, तो हेलियंथस जीनस हो गया इसका यहाँ पर। टर्मरिक इससे करक्यूमिन ऑब्टेंड होता है, करक्यूमा जीनस। तो आंसर यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन। आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड डीएनए कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय एडिंग। तो ये इसका जब आइसोलेशन हो जाता है प्यूरिफाइड डीएनए, इसको चिल्ड एथेनॉल यूज़ किया जाता है। और चिल्ड एथेनॉल से होगा क्या? तो इसकी ये सॉलिबिलिटी जो होता है वो डिक्रीज कर देता है। चिल्ड होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी मॉलिक्यूल्स की कम होगी, तो ये इसमें और हेल्प करेगा। तो 108 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 109। इन अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ एम्फीबिया एंड मैमल्स। तो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट यहाँ पर रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी है। और इसको बोलते हैं लंग्स ऑफ अर्थ प्लैनेट। 20% ऑफ ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस होती है, टोटल ऑक्सीजन का 20% वो यहाँ से प्रोड्यूस होता है। और इसमें अगर बायोडाइवर्सिटी देखी जाए तो यहाँ पर 40,000 प्लांट्स हैं, 3,000 फिशेस की स्पीसीज़ हैं। इसके अलावा 427 मैमल्स और एम्फीबिया और 378 ये रेप्टाइल्स हैं। और 1,25,000 1,25,000 ये इन्वर्टिब्रेट्स स्पीसीज़। तो आंसर यहाँ पर हुआ सेकंड। डेटा ये पूरा ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। The Nile perch introduced into Lake Victoria in East Africa led eventually to the extinction of an ecologically unique assemblage of more than 200 species of cichlid fish in the lake. तो नाइल पर्च ये प्रेडेटर फिश, इसकी वजह से किचलेट फिश जो थी वो एक्सटिंक्ट हो गई, 200 स्पीसीज़। और ये एग्जांपल है कि इसका एलियन स्पीसीज़ इन्वेजन का। एग्जॉटिक स्पीसीज़ जो वहाँ की देसी फिश ना हो, देसी स्पीसीज़ ना हो, कहीं और से ला करके इंट्रोड्यूस की गई, तो उसे बोलते हैं एलियन स्पीसीज़। और ये एग्जांपल है। दूसरा जो वीड स्पीसीज़, वीड्स जो हैं एलियन स्पीसीज़ में इन्वेजन में, वो पार्थेनियम है, लैंटना और आइकॉर्निया। टेरर ऑफ बंगाल जिसे कहते हैं, ये भी एलियन स्पीसीज़ के एग्जांपल्स हैं। और अफ्रीकन कैटफिश, क्लेरियस गैरीपाइनस जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था, वो भी एलियन स्पीसीज़ इन्वेजन का एग्जांपल है। तो यहाँ पे आंसर होगा सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 111। The cultivation and management of ornamental and especially flowering plants are called as।
तो ऑर्नामेंटल जो सजावट में यूज़ होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं, इनके कल्टीवेशन को क्या है तो फ्लोरिकल्चर, ये ब्रांच है हॉर्टिकल्चर की। और ओलरीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल प्लांट्स, जिनसे सब्जियां वगैरह मिलती हैं, तो कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल प्लांट्स, ये भी हॉर्टिकल्चर का ही ब्रांच है। ओलरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पिसिकल्चर, rearing of fishes, और सेरिकल्चर इज सिल्कवर्म, सिल्कवर्म ग्रो करना, सिल्क ऑब्टेन करना, इससे दिस इज सेरिकल्चर। तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नेक्स्ट, इन विच एक्सपेरिमेंट बैक्टीरिया वाज यूज्ड, तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के लिए ग्रिफिथ्स का, और इसमें जो बैक्टीरिया यूज़ किया गया था वो था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और एक इसकी रफ स्ट्रेन था और एक एस स्ट्रेन। जो एस स्ट्रेन था ये वायरुलेंट था। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज, इन्होंने अनइक्विवोकली प्रूव कर दिया था कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। अनइक्विवोकल प्रूफ इसका दिया था। और इसमें भी इन्होंने ई कोलाई यूज़ किया था। वायरस जो था वो बैक्टीरियोफेज था। और P32 और S35 रेडियो एक्टिव फास्फोरस और सल्फ़र भी इसमें यूज़ किया गया था। मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन सबसे पहले बताया था, और इसके लिए जो बैक्टीरिया यूज़ किया था वो ई कोलाई था। और हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन N15 यूज़ किया था। और सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से इसको सेपरेट किया था। तो आंसर यहाँ पर हुआ फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 113, सेलेक्ट द एनिमल्स इन विच मस्कुलर डायफ्राम इज प्रेजेंट। मस्कुलर डायफ्राम, तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है मैमल्स का, और ये कैरेक्टरिस्टिक विदाउट एनी एक्सेप्शन है। तो कंगारू, रैट, कैट, डॉग, मंकी, हॉर्स, एलिफेंट, कैमल, टाइगर, ह्यूमन, ये सारे के सारे मैमल्स हैं। टिग्रिस, कैमिलस, एलिफस, इक्वस, मकाका, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये मैमल्स। तो आंसर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now question number 114, select the animal in which notochord absent। तो ये कॉर्डेटा को अगर छोड़ दिया जाए, उसके अलावा जो भी फाइलम्स हैं उन सब में ये नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगी। तो सैल्पा, सैल्पा एसिडिया एंड डोलियोलम, ये क्या हैं, ये यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स हैं। ये सब फाइलम है कॉर्डेटा का, तो ये कॉर्डेटा हो गया। सॉफिश, प्रिस्टिस, ये भी क्या है, फिश है, कार्टिलेजनस फिश है, तो ये भी कॉर्डेटा। फ्लाइंग फिश, एक्सोसिटस, ये भी कॉर्डेट्स, बोनी फिश है। कोबरा, रेप्टाइल, ये भी कॉर्डेट, वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत आएगा। पैरट, ये एव्स, तो ये भी वर्टिब्रेट्स। पैंथेरा, पैंथेरा टिग्रिस लेपर्ड जीनस, तो ये भी किस में आएगा, ये भी मैमल्स। इसके अलावा बाकी जो हैं ये ओबेलिया, सीफर, टीनोप्लाना, टीनोफोरा का मेंबर है। फैशियोला, हिपैटिका, प्लेटियलमिंथीस का मेंबर है। फेरेटिमा पोस्थ्यूमा, ये एनिलिडा का मेंबर है। लिम्यूलस, किंग क्रैब,
ऑर्थोपोडा का मेंबर है, लिविंग फॉसिल है। एपिस हनी बी, ये भी ऑर्थोपोडा का मेंबर है। एप्लीजिया सी हेयर, ऑक्टोपस डेविल फिश, मोलस्का। तो ये जो ये टिक किए गए ये सब नॉन कॉर्डेट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 115, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पर आपको करेक्ट मैच बताना है। स्टेम नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर। फाइब्रस रूट सिस्टम ये वीट में है, मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होता है। टैप रूट सिस्टम ये प्राइमरी रूट जो आएगा उसी से अराइज हो करके जो लेटरल रूट्स निकलती है उससे बनेगा टैप रूट सिस्टम। रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से प्राइमरी रूट, तो ये भी सही है। मस्टर्ड इसका एग्जाम्पल है। इंसेक्टिवोरस प्लांट ये डायोनिया वीनस फ्लाई ट्रैप, इसका दूसरा नाम डायोनिया। और ये किसकी कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्टिवोरस हैं, तो नाइट्रोजन की, क्योंकि जहाँ पर ये ग्रो करते हैं वहाँ पर नाइट्रोजन कम होती है। आंसर होगा यहाँ पर A is 1, B is 2, C is 3 and D is 4. Now we move to another question. Question number 116. Cereals belong to, cereals अनाज जो grains है, तो फैमिली पोएसी है, क्लास मोनोकॉटिलिडनी है, ऑर्डर पोएल्स है, तो ग्रामिनी या पोएसी। आंसर यहाँ पर हुआ ऑल। Now we move to another question. Question number 117. Which of the following are excretory structure? तो मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स ये किस में है, ये कॉकरोच वगैरह में। नेफ्रीडिया ये एनिलिड्स में। एंटीनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स बोलते हैं इनको, ये प्रॉन्स में। ऑर्थोपोडा का मेंबर है, ये भी वही। किडनी ये भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। कॉर्डी टेंडनी जो होते हैं ये हार्ट में प्रेजेंट है, एक्सक्रीशन से नहीं रिलेटेड है। ये फ्लैप्स जो होंगे वॉल्व्स बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, उनके बैकवर्ड डायरेक्शन में रोकने के लिए कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो A B C D और E, थर्ड ऑप्शन हुआ यहाँ पर। Now we move to another question. Question number 118. What is camouflage? तो camouflage क्या होता है, ये जो सराउंडिंग बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड से मर्ज हो जाना, बैकग्राउंड के जैसे दिखने लगना। तो एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज, तो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 119, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर मेल कॉकरोच। मेल कॉकरोच की अगर बात की जाए तो स्पर्मेथिका, कोलेट्रियल ग्लैंड, फैलोमियर, फॉर्मेशन ऑफ ऊथिका, कोलेट्रियल ग्लैंड, स्पर्मेथिका, ये सब किससे हैं, ये फीमेल कॉकरोच। ऊथिका में 2 रो में अरेंज होते हैं फर्टिलाइज्ड एग्स, और एक बार में एक ऊथिका से 14 to 16। फैलोमियर जो है ये गोनेपोफाइसिस, और ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया के लिए यूज किया जाता है। ये काइटिन की बनी हुई इर्रेगुलर प्लेट्स हैं। और ये मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट है। तो मेल कॉकरोच के लिए यहाँ पर फैलोमियर सही है। बाकी जो स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं स्पर्मेथिका और कोलेट्रियल ग्लैंड, ये असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, ये स्पर्मेटोफोर्स के लिए। तो आंसर यहाँ पर हुआ थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 120, कोलेजन फाइबर एब्सेंट इन। तो कोलेजन फाइबर किस में, फाइबर्स एक्चुअली एब्सेंट होते हैं ब्लड में और लिम्फ में। तो ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब में ये एब्सेंट होंगे। बाकी के जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उनमें फाइबर्स प्रेजेंट हैं।
नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ टिश्यू इज इन्वॉल्व इन फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग ए डिफ्यूजन बाउंड्री? डिफ्यूजन बाउंड्री कौन सा बनाएगा? तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम एंड आरबीसी। तो डिफ्यूजन बाउंड्री जो होती है, जो थिन लेयर होगी, स्क्वैमस एपिथेलियम, ये डिफ्यूजन बाउंड्री का काम करेगी। और ये कहाँ कहाँ पर है? तो ये एल्वियोलस में है, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स में है, एंडोथेलियम जो बनी होती है। इसके अलावा जो बोमेंस कैप्सूल है उसकी जो पैराइटल लेयर है वो भी स्क्वैमस एपिथेलियम की। तो 121 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन 122। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर इनकरेक्ट मैच बताना है। ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स कैसे हैं? इस तरह की सेल्स हैं ये। तो ये टेपरिंग एंड्स है, बीच में फूला हुआ है, फ्यूजीफॉर्म, एलोंगेटेड, ठीक है। ये डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी जो होते हैं ये अमीबॉइड सेल्स हैं। तो एलोंगेटेड यहाँ पर गलत दिया हुआ है। मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियम लॉन्ग एंड नैरो, ये सिलेंड्रिकल सेल्स हैं। और बेसल न्यूक्लियाई होगा, ये भी ठीक है। इनकरेक्ट मैच हुआ यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। इन facilitates the transport of a number of ions and other materials against concentration gradients into the vacuole। तो ये टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट क्या है? वैक्यूल की मेम्ब्रेन, सिंगल लेयर, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है ये वैक्यूल। तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है उसे बोलते हैं टोनोप्लास्ट, और ये पंप करती है आयंस को, जिसकी वजह से आयंस का कॉन्सेंट्रेशन वैक्यूलर फ्लूइड में ज़्यादा होगा। बाकी जो अमाइलोप्लास्ट दिया हुआ है ये ल्यूकोप्लास्ट का टाइप है, ये स्टार्च का स्टोरेज के लिए। एल्यूरोप्लास्ट ये प्रोटीन्स के स्टोरेज के लिए। और इलायोप्लास्ट ये ऑयल एंड फैट्स के लिए। तो आंसर हुआ सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन 124। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर थाइमस ग्लैंड। यहाँ पर थाइमस ग्लैंड के लिए इट प्लेज ए मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो ये सही है। ये टी सेल्स का डिफ्रेंसिएशन प्लस बी लिम्फोसाइट्स, इनको एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए भी स्टिमुलेट करती है। तो मतलब ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी और एज वेल एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, दोनों तरीके की इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसी वजह से जब ये साइज में एज बढ़ती है तो साइज में श्रिंक हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों तरीके की इम्यूनिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। तो मेजर रोल इन द डेवलपमेंट, इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस ग्लैंड सिक्रीट्स द स्टेरॉयड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन। तो स्टेरॉयड नहीं, ये पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, ये गलत है। दिस इज डिजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल्स, ये ठीक है। साइज में ये धीरे धीरे श्रिंक होगी। इट इज़ अ लोबुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन लंग्स बिहाइंड स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। तो स्टर्नम के ऊपर है और एओर्टा के वेंट्रल साइड पर है, ये भी सही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुआ सेकंड। क्वेश्चन नंबर 125। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। थायरॉक्सिन ये थायराइड ग्लैंड के लिए, पीटीएच पैराथार्मोन ये पिट्यूटरी ग्लैंड, गलत है यहाँ पर, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड। एमएसएच और एसीटीएच, एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनल कॉर्टेक्स पर एक्ट करेगा और ये एंटीरियर पिट्यूटरी से आएगा, सही है। गैस्ट्रिन जीआईटी, गैस्ट्रिन क्या है? पेप्टाइड हार्मोन है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का एसीएल और पेप्सिनोजन सिक्रीशन बढ़ाता है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट मैच हुआ पीटीएच पैराथार्मोन। पैराथार्मोन जो होता है ये कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है ये ब्लड में। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। सीएनएस सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, एचएमएम हैवी मीरोमाइसिन एंड
लाइट मीरोमाइसिन, लॉन्गर नहीं, यहाँ पर लाइट मीरोमाइसिन होना चाहिए। यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन में जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन और यहाँ पर एफ एक्टिन, जिसका मोनोमर होता है जी एक्टिन। ये हो गया एक्टिन के कंपोनेंट्स। इसी तरह से दूसरी प्रोटीन है मीरोमायोसिन, और ये भी पॉलीमर है, मतलब मोनोमर से बनी होगी, मोनोमरिक यूनिट यहाँ पर बोलते हैं मीरोमायोसिन। और मीरोमायोसिन दो टाइप का, हैवी मीरोमायोसिन और लाइट मीरोमायोसिन। तो हैवी मीरोमायोसिन में ग्लोबुलर हेड होगा प्लस यहाँ पर शॉर्ट आर्म, और लाइट मीरोमायोसिन में टेल पार्ट। तो यहाँ पर LMM लॉन्गर नहीं, ये लाइट मीरोमायोसिन के लिए। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। यहाँ पर इनकरेक्ट मैच बताना है। सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन इन फिशेस, ठीक है। ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ये ओनली एम्फीबियंस गलत दिया हुआ है। यहाँ पर एम्फीबियंस सिर्फ नहीं, यहाँ पर एम्फीबियंस और इसके अलावा रेप्टाइल्स भी, नॉट ऑल रेप्टाइल्स बट मोस्टली रेप्टाइल्स में। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन ये किस में है, ये बर्ड्स में है और मैमल्स में भी होता है, तो ये ठीक है। ओनली एम्फीबियंस गलत है ये। सिंगल सर्कुलेशन को ही बोला जाता है वेनस सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ पर हार्ट में सिर्फ डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, क्वेश्चन नंबर 128। तो यहाँ पे कार्बन दिया हुआ है, परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी, लिविंग और नॉन लिविंग में कंपैरिजन दिखाया हुआ है। तो कार्बन और हाइड्रोजन, इनका रिलेटिव अबंडेंस होता है लिविंग में इन कंपैरिजन टू नॉन लिविंग, बाकी एलिमेंट्स वही है। तो कार्बन 0.03, 46.6, कैल्शियम 3.6, सिलिकॉन 27.7, और यहाँ पर कार्बन होना चाहिए था 18.5, 3 गलत दिया हुआ है, 65 सही है, 1.5 सही है, और ये नेग्लिजिबल अमाउंट में ये भी सही है। आंसर होगा फर्स्ट, इनकरेक्ट मैच बताना था। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड विद 2 कार्बन। तो ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है और ये ऑप्टिकली कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। यहाँ पर H और ये भी H और यहाँ पर ये अमाइनो ग्रुप, तो ये सब्सटीट्यूटेड मीथेन। तो कार्बन नंबर कितने हुए, 2, तो सही है। राइबोज, ये भी कैसा है, ये पेंटोज शुगर है, सेकंड प्राइम पोजीशन पर राइबोज और डीऑक्सीराइबोज दोनों ही पेंटोज हैं, 5 कार्बन है। डीऑक्सीराइबोज में सेकंड प्राइम पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह H, तो ये सही है, 5 कार्बन। यूरेसिल नाइट्रोजन बेस है, 5 कार्बन। तो यूरेसिल का स्ट्रक्चर देखें अगर, तो ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन बेस, पिरिमिडीन, और यहाँ पर 2,4 डाई ऑक्सी पिरिमिडीन। नाइट्रोजन एक ये पोजीशन पर और एक ये 1 और 3 पोजीशन पर नाइट्रोजन, बाकी जो है ये 2, 4, 5, 6, तो यहाँ पे 4 कार्बन है। इसीलिए कैसा होता है, हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी रिंग में है, तो ये 4 कार्बन होने चाहिए थे। कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पर मोर देन 15 कार्बन, ये भी सही है, तो आंसर हुआ थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन 130। Select the incorrect match. Dehydrogenases catalyze oxido reduction between two substrate.
तो ये सही है। हाइड्रोजन रिमूव होगा, जिससे रिमूव किया जाएगा उसका ऑक्सीडेशन, जिसमें जाएगा वो रिडक्शन, तो ऑक्साइडो रिडक्शन। लाइगेजेस एंजाइम्स कैटालाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जितने ये बॉन्ड्स दिए हुए ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से बनते हैं, वाटर का रिमूवल होता है। तो वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, इन बॉन्ड्स का ब्रेक डाउन होगा, हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर जो एंजाइम होगा लाइगेजेस नहीं, यहाँ पर हाइड्रोलेजेस होना चाहिए था। लाइगेजेस कहाँ पर, जहाँ पर ज्वाइनिंग होगी दो कंपाउंड्स की। आइसोमरेज इंक्लूड्स ऑल एंजाइम्स कैटालाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स। तो ये सही है। कोफैक्टर, कोफैक्टर हीम यहाँ पर क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है। और कोफैक्टर्स जो होते हैं तीन तरीके के हैं, को एंजाइम्स, मेटालाइंस और प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो यहाँ पर ये भी सही है, आंसर हुआ सेकंड। नेक्स्ट, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय पेयर ऑफ सिनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड है। तो सिनेप्सिस जब होगी होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, यहाँ पर क्रोमोसोम के बेसिस पर, ये इसको बोलेंगे बाइवैलेंट, और क्रोमेटिड्स के बेसिस पर इसको बोलते हैं टेट्राड। तो इसका फॉर्मेशन होता है जाइगोटीन में, लेकिन क्लियर विजिबिलिटी जो आएगी वो पैकेटीन में, क्लियरली विजिबल होगा। तो बाइवैलेंट और टेट्राड। सिंसिशियम जो होता है ये मल्टी न्यूक्लियर स्टेज को बोला जाएगा। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इन ईस्ट। तो इसका टाइम ड्यूरेशन कितना है, ये 90 मिनट्स में सेल डिवाइड हो जाती है। तो 1.5 आवर्स, 1.5 घंटा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर केमी-ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस। तो केमी-ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस ये पीटर मिशेल ने दी थी, और ये एटीपी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी और क्लोरोप्लास्ट। केमी-ऑस्मोसिस रिक्वायर्स ए मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड एटीपी सिंथेज। तो ये सही है, मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट और एटीपी सिंथेज। इट इज़ रिलेटेड विद एटीपी फॉर्मेशन, ये भी ठीक है। एटीपी सिंथेसिस इज a channel that allows diffusion of protons back across the membrane. This release enough energy to activate ATP synthase enzyme that catalyzes the formation of ATP. तो यहाँ पर ये जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, इसके अंदर एच आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा इन कंपैरिजन टू स्ट्रोमा। तो ये इससे क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश होगा, और ब्रेक डाउन ऑफ दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट, इस प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेक डाउन जब ये मूव करेगा F1 पार्टिकल्स के थ्रू होकर के, तब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होगा। तो ये जो F1 पार्टिकल है इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज, एटीपी सिंथेज एक्टिवेट हो जाएगा, एटीपी की सिंथेसिस होगी, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनको मिला करके ये एटीपी बनाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है। तक ब्रेक डाउन ऑफ ग्रेडियंट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो ए बी सी डी ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, इन द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस विच केमिकल इज रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट बोथ। रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है फोटोसिंथेसिस में। तो 6CO2 + 12H2O, C6H12O6 + 6O2 + 6 वाटर। ऑक्सीजन या बाई प्रोडक्ट है, रिलीज हो जाएगा ये ग्लूकोज और ये वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है। तो यहाँ पर H2O। Now we move to another question, 135th. Select the incorrect match. Ribosome 15 nanometer to 20 nanometer in size. Prokaryotic cell में जो राइबोसोम्स हैं ये 70S टाइप के,
दो सब यूनिट्स हैं 50s और 30s। खोज सबसे पहले की थी जॉर्ज पैलेट ने 1953 में, और तो ये सही है। लेंथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया 1 to 4.1 माइक्रोमीटर, और इसका जो डायमीटर है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, एवरेज है 0.5 माइक्रोमीटर। तो ये भी सही दिया हुआ है। ल्यूकोप्लास्ट हाइड्रोलिटिक एंजाइम, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, ये हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस नहीं है एक्चुअली, ये फूड का स्टोरेज। इसमें पिगमेंट्स नहीं है, इसी वजह से ये वाइट अपीयर होता है। ल्यूको मीन्स वाइट, कलरलेस। और फूड स्टोरेज में अमाइलोप्लास्ट स्टार्च के लिए, एलायोप्लास्ट ऑयल एंड फैट्स के लिए, और इसके बाद एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन्स के लिए। तो यहाँ पे आंसर होगा थर्ड। Thank you all of you. This is all I had for you. Now further discussion will be carried by my fellow partner Alice sir. हेलो बच्चों, तो अब मैं आपको 135 से क्वेश्चन आगे करा रहा हूँ 170 तक। आप कर रहे हैं डिस्कशन FST 23 का। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन लिखा है एग्जाम्पल ऑफ एक्टोपैरासाइट। बताओ एक्टोपैरासाइट के एग्जाम्पल क्या है, जो बॉडी के इंटरनल पार्ट या एक्सटर्नल पार्ट, बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट पर मतलब बॉडी के पेरिफेरल पैरासाइट के तौर पर काम करें। तो कोपोड्स बिल्कुल करेगा, एक्सक्यूटा और लाइस, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए कि नहीं, ये सारे के सारे एक्टोपैरासाइट के एग्जाम्पल हैं। चलिए आपको एनसीईआरटी में दो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और बताने जो पैरासिटिक प्लांट है। एक तो कस्क्यूटा हो गया, कस्क्यूटा के अलावा दो प्लांट के नाम और लिखे हुए हैं हिंदास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में। तो उसका नाम आपके पास क्या है, एक है ऑरा बेंके और है एक और स्ट्राइगा। याद आया कि नहीं। तो आपके पास ये तीनों कैसे प्लांट हो गए, पैरासिटिक प्लांट हो गए। कैसे प्लांट हो गए, पैरासिटिक। और ये आपके पास कैसे पैरासाइट होंगे, एक्टोपैरासाइट या एंडोपैरासाइट। तो जवाब होगा एंडोपैरासाइट, सॉरी एक्टोपैरासाइट। ठीक है, अगला सॉरी अगला क्वेश्चन है अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड डीएनए मूव्स टुवर्ड्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत डीएनए कैसे मूव करेगा। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है और एनोड कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ जाता है कि नहीं, और स्मॉलेस्ट पार्ट जो है ना फारदेस्ट मूव करता है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दे दिया जाए, एनोड चूंकि कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो आपका डीएनए कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, तो आपको वो मूव करेगा एनोड की तरफ। आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा आपके पास, आंसर बन जाएगा फर्स्ट। चलिए 138 की बात करते हैं। इस फोटो को पहचानिए, ये प्लांट कौन सा है, ये प्लांट है धतूरा। और धतूरे का इफेक्ट कैसा होता है, हेलुसिनोसिनिक इफेक्ट होता है। ये क्या कराएगा, हेलुसिनेशन कराएगा। तो ये आपके पास पैपेबर नहीं है, गलत। धतूरा है यस, कैनाबिस नहीं है, एट्रोपा बेलाडोना नहीं है। आंसर आपके पास क्या बनेगा 138 का सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, देखें आ रहा है कि नहीं। द सेल वॉल एंड मिडल लैमेला मे बी ट्रांसवर्स बाई प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है, विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल। आपको पता है दो नेबरिंग सेल, दो नेबरिंग प्लांट सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होगा। तो मिडल लैमेला से पतली पतली डेस्मोटिब्यूल्स के जरिए होगा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा बना रहे हैं डेस्मोटिब्यूल, और डेस्मोटिब्यूल बनी हुई है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो ये वाली बात सही है। सेल वॉल जो है, दूसरा फीचर भी लिखा है, सेल वॉल सिर्फ शेप ऑफ दी सेल को मेंटेन नहीं करता, उसके अलावा प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से, और ऑल्सो हेल्प करता है इंटरेक्शन, मतलब जो है ना, ऑल्सो हेल्प करता है सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड बैरियर फॉर अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। याद रखना ये मैक्रोमोलिक्यूल है। सही बात है, दोनों बातें सही हैं। आंसर आपके पास बनेगा 4। 139 का अगला क्वेश्चन बताएं।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ जेनेटिसिस्ट यूजेस अ ब्लाइंड अप्रोच फॉर सिक्वेंसिंग। तो आपको पता है जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में मेथोडोलॉजी है पूरे डीएनए को सीक्वेंस करने की, तो पहला मेथड था जिसमें सिर्फ कोडिंग पार्ट को सीक्वेंस करते थे, और कोडिंग पार्ट के सीक्वेंस के लिए हमने कहा था एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग मेथड। जबकि अगर हम एक ब्लाइंड अप्रोच अपनाते हैं, एक तरफ से पूरा डीएनए सीक्वेंस करते हैं, उसे हम कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। तो आपके पास ये जीन मैपिंग नहीं है, ये एक्सप्रेस जो आपके सीक्वेंस टैग है वो होल जीनोम को नहीं करता, वो करता है ओनली कोडिंग पार्ट को, ओनली कोडिंग पार्ट को करता है। जबकि आपके पास सीक्वेंस एनोटेशन बोथ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग दोनों पार्ट को सीक्वेंस करेगा, और दोनों पार्ट को सीक्वेंस करेगा तो इस मेथड को हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस एनोटेशन। क्या आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स? बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? तो कहा जा गया एचजीपी से प्राप्त डेटा कैसे स्टोर किया जाए, कैसे रिट्राइव किया जाए, और आपके पास कैसे उसे अदर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाए, उसके लिए साइंस की बिल्कुल अलग हमने ब्रांच को ही बना डाला है, और वो नाम है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अगला देखिए, लिख रहा है इन इकोलाई स्ट्रेन आई जीन म्यूटेटेड। कह रहे हैं आई जीन मतलब वो रेगुलेटरी जीन है जिससे रिप्रेशर प्रोटीन बनेगी, अगर वो म्यूटेटेड हो जाए तो प्रोडक्ट जो है इसका वो बाइंड नहीं कर पाएगा इंड्यूसर मतलब लैक्टोज से, और इंड्यूसर से बाइंड नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा, वो जाकर सीधे से प्रमोटर रीजन के ऑपरेटर पर जुड़ जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर पाएगा, ZYA ट्रांसलेटेड नहीं होंगे। जवाब क्या हो जाएगा, सेकेंड। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता था, ओपेरॉन ऑफ रहता है, और इंड्यूसर जो आपके रिप्रेशर से बाइंड करता था, और रिप्रेशर से बाइंड करके वो रिप्रेशर को ऑपरेटर रीजन पर बाइंड नहीं करने देता था, और ZYA ट्रांसलेटेड होते थे, अपने एंजाइम बनाते थे, अपना काम करते थे। अगर वही जीन म्यूटेटेड हो गया, अब वो इंड्यूसर से बाइंड नहीं कर रहा तो जाकर वो प्रमोटर ऑपरेटर से जुड़ा रहेगा, आरएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा, ZYA ट्रांसलेटेड नहीं होगा, कोई भी एंजाइम नहीं बनेगा, चाहे वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज हो, चाहे परमिएज हो, चाहे वो ट्रांस एसिटाइलेज हो। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है ग्रेटर बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। बिल्कुल बात सही है, अगर ज्यादा पॉल्यूटेड पानी है तो उसमें पॉल्यूटेड पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और एरोबिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, बैक्टीरिया या फिर फंजाई के द्वारा उस ऑर्गेनिक अशुद्धियों को, वेस्ट को रिमूव करने के लिए उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड। इसी वजह से कहते हैं कि जितना ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर उतना ज़्यादा बीओडी। बात सही है, जितना कम बीओडी उतना कम पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, दोनों बातें सही हैं। आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा है बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन्स कंसिस्ट ऑफ। आर्टरी और वेन किस कंसिस्ट होती हैं, इसमें 3 लेयर्स पाई जाती है, आपको पता है। बाहरी लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल वाली को हम कहते हैं ट्यूनिका मीडिया, फिर कहते हैं ट्यूनिका इंटिमा। आपको पता है कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू और फाइबर कोलेजन पाए जाते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना में, ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर है, ट्यूनिका इंटिमा या इंटरना स्क्वामस एपिथेलियम की बनी है। ट्यूनिका मीडिया किसमें थिक होगी, आर्टरी में थिक होगी ट्यूनिका मीडिया, और अगर आर्टरी में थिक है ट्यूनिका मीडिया तो ल्यूमेन क्या होगा, ल्यूमेन होगा कम, ल्यूमेन कम तो ब्लड प्रेशर ज्यादा, आर्टरी में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। अगर मैं ट्यूनिका मीडिया के थिन की बात करूं, थिन होता है वेन्स में, और वेन्स आपके पास अगर थिन है तो ल्यूमेन कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, और ल्यूमेन ज्यादा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम। आंसर क्या बनेगा, 3 लेयर। अगला क्वेश्चन देखिए,
द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब्स अलाउ द पैसेज ऑफ अ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आपको पता है कि जब किसी भी यूरिमिक पेशेंट से ब्लड को निकाला जाता है तो उसके कन्वीनियंट आर्टरी से निकाला जाएगा, हेपेरिन को मिलाया जाएगा, सेलोफेन ट्यूब में चलेगा, सेलोफेन ट्यूब के चारों तरफ डायलाइजिंग फ्लूइड होगा, डायलाइजिंग फ्लूइड की कंसंट्रेशन लाइक द प्लाज्मा होगी लेकिन नाइट्रोजनस बेस्ड नहीं होंगे। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से जो नाइट्रोजनस बेस्ड ब्लड में प्रेजेंट हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के डायलाइजिंग फ्लूइड में पहुंच जाएंगे और आपके पास जो ब्लड निकलेगा उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब यूरिया रिमूव कर दिया गया है, दूसरी तरफ से आपको वो पेशेंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसमें मिला दिया जाएगा एंटी हेपेरिन, है ना। तो आपके पास ये यूरिमिक पेशेंट के लिए डायलिसिस हीमोडायलिसिस की प्रोसेस है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस ब्लड ड्रेन किया जाता है कन्वीनियंट आर्टरी से, पंप कर दिया जाता है डायलाइजिंग यूनिट में जिसे हम आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। दोनों बातें बिल्कुल सही है, आंसर 4 बनेगा। आगे देखिए लिखा हुआ है द बर्नैकल ग्रो ऑन बैक ऑफ व्हेल आर एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। बर्नैकल जो है वो ग्रो कर जाते हैं किसके ऊपर, व्हेल के ऊपर। कमेंसलिज्म का एग्जांपल है, बिल्कुल सही। एक पार्टी को फायदा है और एक पार्टी को ना फायदा है ना नुकसान है। फायदा किसा है, बर्नैकल को, ना फायदा ना नुकसान किसी को अनअफेक्टेड है तो वो है आपके पास व्हेल। फिर लिखा है बर्नैकल हार्म करता है व्हेल को जिससे उसकी रिड्यूस हो जाती है सर्वाइवल, रिड्यूस द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द व्हेल। बिल्कुल बात गलत है, बर्नैकल किसी तरीके का घाटा या फिर फायदा नहीं पहुंचाता। जीरो आपके पास मतलब जो है ना जीरो अनअफेक्टेड होगा व्हेल, जबकि फायदा होता है बर्नैकल को। असर्शन सही है, रीजन गलत है, आंसर सेकंड बनेगा। आगे आइए लिखा हुआ द कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू द म्यूटेशन इन सर्टेन जीन प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम। बिल्कुल बात सही है, ये कलर ब्लाइंडनेस जो डिजीज है वो है एक्स लिंक्ड रेसेसिव। कैसी डिजीज है बेटा, एक्स लिंक्ड रेसेसिव। और जो भी आपके पास एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज होती है उसमें कैरियर फीमेल में पाया जाता है। इसमें आपको पता है कि भैया आपको मेल में ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज ज्यादा देखने को मिलेगी। कहते हैं कितना परसेंट मेल अफेक्टेड होते हैं, 8% मेल अफेक्टेड होते हैं और 0.4% फीमेल अफेक्टेड होती। कहते हैं फीमेल तभी अफेक्टेड हो सकती है जब कि आपके पास फादर कलर ब्लाइंड हो और मदर कम से कम कैरियर हो, तब आपके पास ये जीन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कलर ब्लाइंडनेस अकर्स इन 0.4% मेल लिखा हुआ है जो कि गलत है, फीमेल में 8% लिखा हुआ है जो कि गलत है। इसका डेटा जस्ट उल्टा है, स्टेटमेंट 1 सही है, दूसरा गलत। आंसर आपके पास सेकंड बनेगा। आगे देखिए द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट। तो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ किससे पहले नहीं हो सकी, तो वो है 2000 मिलियन ईयर्स एगो। कितने, 2000 मिलियन ईयर्स एगो प्रोबेबली सिंगल सेल्स बने और सारी लाइफ जो है ना वाटर एनवायरनमेंट में ही ओरिजिनेट हुई है। तो ये जवाब क्या हो जाएगा, 2000 मिलियन। तो आप बताइए ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब होगा, 20 बिलियन ईयर्स एगो। ओरिजिन ऑफ लाइफ कब होगी, 4 बिलियन ईयर्स एगो। ओरिजिन ऑफ अर्थ कब होगी, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। कहा जाए कि फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 3 बिलियन ईयर्स एगो, वायरस की बात कर रहा है, और फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2 बिलियन ईयर्स एगो, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल पहले बनी। अगला देखिए लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन में आपको पता है 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने वाला पार्ट आपके पास कॉर्पस कैलोसम है जो कि ट्रैक है, एक तरीके का नर्व ट्रैक। आपके पास लिखा हुआ है ब्रेन कैन बी डिवाइड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। बिल्कुल बात सही है, एक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। लिखा हुआ हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला। बिल्कुल बात सही है। और एसोसिएशन एरिया और लिम्बिक सिस्टम कहां पाए जाते हैं, फोर ब्रेन पर। यह भी बात सही है, सारी भी बातें तो सही हैं। आंसर क्या बन जाएगा, 4। अगला बताइए इट वॉज ओनली इन डैश डैश जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक्स बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। रोजालिंड फ्रैंकलिन, इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड दिया था और तब 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल को प्रपोज किया था।
तो 1953 की बात है, 56 नहीं होगा, 62 नहीं होगा, और इसके बाद अरविंद चारगाफ नहीं, आंसर आपके पास थर्ड बन गया इजली। अगला क्वेश्चन देखिए, ही ऑल्सो एम्फेसाइज द नीड फॉर इनिशिएशन ऑफ वर्क ऑफ आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो। तो ये एम्ब्रियोलॉजी से कनेक्टेड काम है, और एम्ब्रियोलॉजी से कनेक्टेड दूसरा वाला देखिए, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन पर भी वर्क किया, इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन वॉन वर्ल्ड वाइड एक्लेम, ये भी एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड है। और एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड सारे काम पंचानन महेश्वरी के 10 साइंटिस्टों में से, तो कहा जाए कि 10 साइंटिस्ट दिए ना हर यूनिट से पहले, तो हर यूनिट से पहले 10 साइंटिस्ट में से एम्ब्रियोलॉजी पर काम है पंचानन महेश्वरी का। ये दोनों काम आपके पास पंचानन महेश्वरी के हैं, ना कि ओनली ए तो है, बी भी है, तो जीएन रामाचंद्रन का नहीं है। कहां पर है रामाचंद्रन प्लॉट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ए और बी दोनों महेश्वरी के लिए। रामदेव मिश्रा इंडियन इकोलॉजिस्ट, याद आया कि नहीं, आंसर क्या बन जाएगा थर्ड। आगे देखिए, द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स वैस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूट्रस, फीटस और यूट्रस के बीच में वेनस कनेक्शन को क्या कहते हैं हम, इसी को हम तो कहते हैं प्लेसेंटा, और इसी का एलोंगेटेड फॉर्म है अम्बिलिकल कॉर्ड। ये कैसा प्लेसेंटा होता है, हेमोकोरियल प्लेसेंटा है, डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा है, ठीक है। तो आंसर जवाब क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर मतलब वो आपके पास डीएनए का पार्ट जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करवाए। तो मल्टीप्लाई करवाने में आप वायरसेस का यूज कर सकते हो, रेट्रोवायरस का यूज कर सकते हो, बैक्टीरियोफेज का कर सकते हो, आप बैक्टीरिया के अंदर के प्लाज्मिड का यूज कर सकते हो। तो प्लाज्मिड भी यूज हो सकता है एज अ वेक्टर, बैक्टीरियोफाज भी हो सकता है। ओनली प्लाज्मिड यहां पर लिखा हुआ है तो नहीं, आपके पास रेट्रोवायरस है, आपके पास एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिनिफेशियन है, वो भी बैक्टीरिया का पार्ट है ना। आगे देखिए, लिखा हुआ है कि 153 डायग्राम दिया हुआ है और आपके पास अर्थ प्लैनेट का दिया हुआ है, ठीक है। एट विच पॉइंट बायोडाइवर्सिटी इज आर मिनिमम, बायोडाइवर्सिटी मिनिमम बताओ सबसे ज्यादा कहां पर, इक्वेटर पर, और पोल्स पर बायोडाइवर्सिटी मिनिमम। तो आप बताइए ए क्या दिया हुआ है, इक्वेटर, और इक्वेटर पर क्या होगी बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कम होगी या ज्यादा होगी, तो बायोडाइवर्सिटी यहां पर होगी मैक्सिमम। और जबकि ई दिया हुआ है पोल पर, और पोल पर बताइए बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, सबसे कम, बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, मिनिमम। ऐसे ही आपको बर्ड्स का एग्जांपल दिया था, 1400 बर्ड इक्वेटर, फिर 1200 इंडिया, फिर बाद में आपके पास 105 बर्ड, फिर 56 बर्ड, याद आया कि नहीं। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे थे, बर्ड्स की बायोडाइवर्सिटी घट रही थी। तो ई वाला पोर्शन में सबसे कम होगी बायोडाइवर्सिटी, आंसर सेकंड बनेगा। आगे देखिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्यूमुलेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सिबल इंस्पायरेशन, खींच के सांस लेने के बाद आपके लंग्स में कितनी एयर होगी, हम कहेंगे वो मैक्सिमम एयर है, जिसमें आईआरवी भी है, जिसमें ईआरवी भी है, जिसमें टीवी भी है, और जिसमें आरवी भी है, और इन सबको जोड़ोगे तो जवाब बनेगा 5800 ml, और यही होती है टोटल लंग कैपेसिटी। आंसर क्या बन जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी। सर एफआरसी क्या होता है, तो हम कह सकते हैं नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, मतलब आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन रिमेनिंग एयर इन द लंग्स, और इसी को हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और इस फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें आप जोड़िए एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस जोड़ दीजिए इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम, जवाब हो जाएगा 2300 ml। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, 4600 ml। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, तो इसमें टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जोड़िए तो ये हो जाएगी 3500 ml। आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, बताओ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन को ही तो हम लिंक्ड रिएक्शन कहते हैं, और इस लिंक्ड रिएक्शन से कौन कौन इन्वॉल्व है ये पूछ रहा है। एसिटाइल कोएंजाइम, पायरुवेक एसिड से आप एसिटाइल कोएंजाइम ही तो बनाते हैं 2 कार्बन का, डीकार्बोक्सिलेशन कराते हो, और वहीं पर NADH मतलब ऑक्सीडेशन कराओगे, 2H+ आयन निकलेंगे, NAD कैप्चर करेगा, NADH या NADH2 बनाएगा।
और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जैसे एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। आंसर ऑल हो गया। आगे देखिए, Which one of the following compound may be formed from pyruvic acid through fermentation? मतलब वो पूछ रहा है कि भैया कौन सा कंपाउंड बनेगा फ्रॉम पायरुविक एसिड से थ्रू फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन दो ही तरह का तो है भाई साहब, एसिडिक और एल्कोहलिक। एसिडिक में लैक्टिक एसिड बनेगा, एल्कोहलिक में C2H5OH बनेगा। फर्मेंटेशन दो ही तरह का है, तो लैक्टिक एसिड बनेगा, एथेनॉल बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम थोड़ी ना बनेगा। फर्मेंटेशन से, हालांकि पायरुविक एसिड से बन सकता है लेकिन वो फर्मेंटेशन थोड़ी ना है। आंसर आपके पास क्या बन जाएगा? 4। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के फैक्टर बताने, तो आपको पता फोटोसिंथेसिस के फैक्टर, तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज गिवन बाय ब्लैकमैन। सही बात है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर? कहते हैं कि अगर कोई रिएक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस हो रही है कई सारे फैक्टर के अंडर कंट्रोल में है, तो इस रिएक्शन का रेट हम बढ़ा सकते हैं उस फैक्टर को बढ़ाकर जो सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ब्लैकमैन ने दिया। फिर लिखा है फोटोसिंथेसिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल। सही बात है। एक्सटर्नल में सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया। इंटरनल में लीफ हो गई, अरेंजमेंट हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, एज हो गई, उसके अलावा मीजोफिल सेल हो गई, क्लोरोफिल हो गया, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन हो गया। ये सब आपके पास क्या हो जाएंगे? इंटरनल फैक्टर। लिखा हुआ है सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर आर द टाइप ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। सही है। वाटर स्ट्रेस कंडीशन में स्टोमेटा क्लोज होंगे, जिससे CO2 जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। ये भी बात सही है। तो ये सारी की सारी बातें तो सही हैं, सारे फैक्टर अफेक्ट करेंगे। आंसर 4 नहीं हो जाएगा? 4 हो जाएगा बेटा। अगला बताओ, पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन इज प्रेजेंट। क्या पता है ऐसा स्ट्रक्चरल जीन, ऐसा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जिसके स्ट्रक्चरल पार्ट में मोर देन 1 प्रोटीन बनाने वाले जीन प्रेजेंट हो, उसे हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहते हैं। इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन नहीं होते। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक ही स्ट्रक्चरल जीन, एक ही तरह का mRNA, एक ही तरह की प्रोटीन बनाता है। लेकिन इन द प्रोकैरियोट्स आपके एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में उसके स्ट्रक्चरल पार्ट में एक से ज्यादा टाइप के प्रोटीन बनाने के, एंजाइम बनाने के आपके पास कोड प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन आपको कहां देखने को मिलती है? आपको पता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलेगी। यूकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक देखने को नहीं मिलती। प्रोटिस्टा यूकैरियोट है, फंजाई यूकैरियोट है, प्लांट्स यूकैरियोट है, और आपके पास बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। आंसर आपके पास फर्स्ट हो गया। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप ऑफ ट्रेट? ट्रेट कौन कौन सी ट्रेट है? राउंड एंड रिंकल्ड शेप। शेप ऑफ द सीड तो कैरेक्टर हो गया, राउंड है, रिंकल्ड है, तो ये ट्रेट हो गई। आपके पास ग्रीन या येलो, ये कलर ऑफ सीड हो गया या पॉड हो गया, तो कलर आपके पास कैरेक्टर है, जबकि वो ग्रीन है या येलो है वो ट्रेट है। ड्वार्फ, हमने कहा हाइट ऑफ द प्लांट तो कैरेक्टर हो गया, वो टॉल है, ड्वार्फ है, 3 इंच है, 4 इंच है, 5 इंच है, तो ये आपके पास ट्रेट हो गई। ऑल आर ट्रेट, ये सारी क्या है? ट्रेट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। आगे देखिए, इंफीरियर ओवरी इज आर प्रेजेंट इन विच फैमिली? तो आपके पास जितनी भी फैमिली दी है ना आपके कोर्स में, लेग्यूमिनोसी, सोलेनेसी, आपके पास मालवेसी, क्रूसीफेरी, कंपोजिटी, पोएसी, है ना, जितनी भी फैमिली है उसमें से आपके कोर्स की एक अकेली फैमिली जिसमें इंफीरियर ओवरी होती है, और जवाब है वो कंपोजिटी। कंपोजिटी नाम कंपोजिट इन्फ्लोरेसेंस की वजह से, जिसका दूसरा नाम हेड या कैपिटुलम होता है। याद आया? आपको यह भी पता होना चाहिए इसमें पेपस पाया जाता है, इसमें रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट पाए जाते हैं। आप ये पूरी बात देखिएगा और कंपोजिटी में इंफीरियर ओवरी देखने को मिल जाएगी। इन ह्यूमन बॉडी द लिम्फॉइड टिश्यू आर मतलब ऑल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक। ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइटिक टिश्यू की। कह रहे हैं कि ये लिम्फोइटिक टिश्यू आपके किस ट्रैक पर पाए जाते हैं? वो रेस्पिरेटरी पर भी हो सकते हैं, डाइजेस्टिव पर भी हो सकते हैं, यूरिनोजेनाइटल पर भी हो सकते हैं। तो आपके पास आंसर तो 4 हो गया, ऑल।
अगला देखो, in hemophilia a single protein that is a part of the cascade of protein involved in the clotting of blood is affected। सही बात, आपको पता है कि एक्टिव थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर कहा जाए थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिव बनाने के लिए कैस्केड प्रोसेस होता है, बहुत सारे लिंक रिएक्शन होते हैं, उसमें से कोई भी एक, पूरे पाथवे में से कोई एक प्रोटीन अफेक्ट कर जाए तो आपको थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम नहीं बन पाएगा, क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। वही काम होता है हीमोफीलिया में, सिंगल प्रोटीन जो कि कैस्केड प्रोसेस का पार्ट है वो नहीं बन पाती, जिससे क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, हीमोफीलिया हो गई। फिर लिखा हुआ है थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड। बिल्कुल, तभी हमने दो तरह की थैलेसीमिया, अल्फा और बीटा। अल्फा चेन को बनाने वाले जीन HbA1 और HbA2 लिंक जीन है, याद आया, उसमें म्यूटेशन या डिलीशन हो जाए तो अल्फा चेन अफेक्टेड हो जाती, अल्फा चेन के नंबर कम बनते हैं, और अल्फा चेन के नंबर कम हुए तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चेन के नंबर कम हुए तो बीटा थैलेसीमिया। हमने कहा बीटा चेन वाला जीन लिंक नहीं है, सिर्फ एक ही जीन है जिसके दो एलील काम करते हैं, HBB जीन, याद आया। तो आपको यह बात पता है कि थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, जबकि सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव डिसऑर्डर होता है। आंसर 162 का 4 हो जाएगा। ओके, चलो 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 अगला क्वेश्चन बताओ। लिखा हुआ है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ YAC। YAC और बैक, ये सीक्वेंस एनोटेशन में आपको पता है फ्रेडरिक सेंगर से पहले का काम ये था कि जो डीएनए निकला उसे आरई से ट्रीट किया जाए, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जो टुकड़े बने हैं उसे क्लोनिंग की जाए। तो क्लोनिंग के लिए मुझे ऐसे वेक्टर की जरूरत थी जो आपके लार्ज सेगमेंट के डीएनए को भी कॉपी कर दें। इसके लिए मुझे आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की बनाने की जरूरत पड़ गई, और उसमें हमने बनाया ईस्ट के लिए आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और एक बनाया बैक्टीरिया के लिए। एक बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, बैक, और आर्टिफिशियल ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, YAC। तो ये येलो आर्टिफिशियल नहीं है, ईस्ट अप्लाइड नहीं है, आंसर थर्ड बनेगा, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। आगे देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के लिए इनकरेक्ट बताना है तो यू भाई साहब ल्यूसीन के लिए नहीं है, ये तो फेनिलैलनिन के लिए। UUC, UUG, UUA ये सब फेनिलैलनिन के लिए, GGG ग्लाइसिन के लिए, AA लाइसिन के लिए। पहले ही गलत मिल गया हमें। आगे देखो, इन ह्यूमन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 ओवम, हमें कितने ओवम बनाने, 100, और हाउ मेनी ऊगोनिया। ऊगोनिया जब भी डिवाइड करेगी मियोसिस होगी, आपको पता है 4 मेगा स्पोर टेट्राड बनेंगे, 3 डिजनरेट होगा, एक ही फंक्शनल मेगा स्पोर में 3 एफएनडी होंगी, तब एम्ब्रियो सैक बनेगा, उसी में एग सेल होगी। इसका मतलब आपको 100 ओवम बनाने के लिए 100 मियोसिस चाहिए, 100 ही ऊगोनिया चाहिए भाई। तो 100 ओवम को बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ऊगोनिया, और कितने मियोसिस, 100 ही चाहिए मियोसिस। जवाब क्या हो जाएगा, 100। समझ गए? आगे बताओ, समटाइम्स द चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी, कभी कभी ऐसा होता है कि एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, सो डिफरेंट इन न्यू सैंपल ऑफ अ पॉपुलेशन दैट दे बिकम डिफरेंट स्पीसीज, द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम्स फाउंडर्स। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, कहते हैं कि किसी भी एक पॉपुलेशन से कुछ इंडिविजुअल निकल गए जो कंपटीशन फील कर रहे थे, जिन्हें खत्म होने का खतरा था, दूसरी जगह को फाइंड किए और वहां पर उसके हिसाब से अडॉप्ट किए, अपनी जिंदगी को चलाए, और उन्होंने जगह को नया फाइंड किया, उसी को हमने कहा फाउंडर्स इफेक्ट, और नया स्पेसिएशन किया, नया स्पीसीज का फॉर्मेशन किया, क्योंकि उन्होंने उस जगह पर रहने के लिए अपना एडॉप्टेशन किया। तो इसी को हम कौन सा इफेक्ट कहेंगे, फाउंडर इफेक्ट। अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है इन ह्यूमन बॉडी on which site of PO2 is 104 mm of Hg। तो क्या आपको पता है 159 mm of Hg कहां पर था, 104 mm of Hg यहां पर पूछा है, 95 mm of Hg बताइए, ऐसे ही बोला जाए ऑक्सीजन का 40 mm of Hg बताइए। ये आपके पास क्या होगा एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट मतलब एटमॉस्फेयर की बात करी जाए, एटमॉस्फेयर, ये आपके पास होगा एल्वियोलाई, ये होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपके पास पल्मोनरी आर्टरी कैरीज
ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड। कितना होगा 40 mm ऑफ Hg। सिस्टेमिक वेन डीऑक्सीजनेटेड, कितना होगा 40 mm ऑफ Hg। बॉडी टिश्यू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कितना होगा 40 mm ऑफ Hg। एल्वोलाई 104। आंसर क्या हो जाएगा 4। आगे आइए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर इथाइलिन। इथाइलिन के लिए आपको इनकरेक्ट ऑप्शन निकालना है। इथाइलिन आपको पता है गैसियस PGR होता है, याद आया? आपको पता है ये यहां पर लिखा उसने ओनली ग्रोथ इनहिबिटर एक्टिविटी, बिल्कुल गलत। ये PGI की तरह भी, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह भी काम करता है और प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की तरह भी, ज्यादा PGI की तरह काम करता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ओनली लिख दोगे। फिर लिखा हुआ ब्रेक सीड एंड बड डॉर्मेंसी, सही है। बड डॉर्मेंसी ट्यूबर में, सीड डॉर्मेंसी पीनट में, इथाइलिन कराएगा। क्लाइमेटिक रेस्पिरेशन भी कराएगा। गलत बात निकल कर आई, क्या हो गया? सेकंड। आगे, द यूज ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल डैमेजेस नर्वस सिस्टम एंड लिवर। भैया ड्रग और एल्कोहल का ज्यादा यूज करोगे तो वो डैमेज करेगा आपके नर्वस सिस्टम को भी और लिवर को भी, सही बात। द यूज ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान करोगे तो जो पल रहा बच्चा है उसे भी एडवर्सली अफेक्ट करेगा। दोनों बातें सही। आंसर क्या हो जाएगा 4। और ये है हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन। आप डिस्कस कर रहे थे FST 23। लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स के टाइप पूछा है। फाइब्रस ज्वाइंट आपको पता है ना, फाइब्रस ज्वाइंट नो मूवमेंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट मिनिमम मूवमेंट, और साइनोवियल ज्वाइंट कंसीडरेबल ज्वाइंट। ये तीनों ज्वाइंट के एग्जांपल हैं कि नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल है। समझ गए? तो आपको पता है, एक एक एग्जांपल बता देना। फाइब्रस ज्वाइंट कहाँ पाया जाता? गोम्फोसिस में, टीथ और उसके सॉकेट में। ये फाइब्रस ज्वाइंट सुचर में है ना। आपके पास ज्यादा क्रेनियो एटलर ज्वाइंट भी फाइब्रस है। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट वर्टिब्रल डिस्क, याद आया कि नहीं? प्यूबिक सिम्फाइसिस कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, साइनोवियल बॉल एंड सॉकेट, हाइन ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, रोटेटरी ज्वाइंट, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है बेटा, तो आपके पास सारे एग्जांपल्स हो गए हैं। तो ये थे आपके पास 136 से 170 क्वेश्चन। इसके आगे का क्वेश्चन आप विक्रम सर से डिस्कस करिए। हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट का ये पेपर डिस्टेंस सेशन। प्यारे बच्चों, आज हम लोग का पेपर है FST 23 जो कि 21 नवंबर 2024 को हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में ही पेपर हुआ है। पेपर ठीक था, आप सभी बढ़ सके हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले हमारे सीनियर साथी अली सर, शैलेंद्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने पेपर का बखूबी बहुत ही शानदार वेल एक्सप्लेन किया है। तो थैंक यू अली सर, शैलेंद्र सर। और क्वेश्चन नंबर 171 से लेकर 200 तक की जर्नी आप लोग मेरे साथ करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच आर द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ एल्गी। कुछ नहीं, जब आपसे एल्गी पूछा गया है तो आप केवल मल्टी सेलुलर एल्गी की बात करेंगे। आपके दिमाग में ब्लू ग्रेन एल्गी नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब आपसे एल्गी बोला जाएगा तो केवल आपका यही चलेगा अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग। ठीक, तो अब कुछ नहीं सर, पॉलीट्राइकम एक प्रकार का क्या है? ब्रायोफाइटा मॉस है। टेरिस आपका फर्न है, और पाइनस जिम्नोस्पर्म है, और पैरामीशियम एक प्रोटोजोवन है। लेकिन पहला वाला एक रेड एल्गी है। क्या भाई? पहला वाला रेड एल्गी है पोरफायरा, ठीक है, जिसपे नॉन मोटाइल गैमीट होता है, नॉन मोटाइल स्पोर होता है। इसका जो स्टोर्ड फूड होता है वो फ्लोरीन स्टार्च होता है, इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। तो हमें सिर्फ ए दिख रहा है, क्या चीज? टाइप ऑफ एल्गी दिख रहा है। बाकी देखिए मॉस है, फर्न है, जिम्नो है और प्रोटोजोवन है। फर्स्ट आंसर। अब लिख रहे थे फॉलोइंग मेटाबॉलिज्म एब्सेंट। अब देखिए, आपसे बोला गया था कि लिविंग की जो होती है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मेटाबॉलिज्म थी। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति अगर एब्सेंट है तो वो नॉन लिविंग है। आपको पता था कि जितने भी वायरस होते हैं नॉन लिविंग में देखिए वायरस, प्रियॉन्स, वायरॉइड्स, ये सब के सब एक ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मतलब ये ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं इन्हें, लेकिन वे कोशिका नहीं है। और आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म किसी मेम्ब्रेन से बाउंड सेल की प्रॉपर्टी है जिसमें साइटोप्लाज्म होता है। एटलीस्ट ये यूनिसेलुलर तो होना ही चाहिए, तब आप मेटाबॉलिज्म की बात कर सकते हो सर। लेकिन यहाँ पर आप एब्सेंट करा रहे हैं, मतलब कि ये यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में से कोई नहीं होगा। तो पहले तो नॉस्टक गया हुआ जो कि यूनिसेलुलर है, न्यूरोस्पोरा मल्टीसेलुलर है, एल्बिगो मल्टीसेलुलर है। ये तीनों तो गए मैदान से बाहर। वायरॉइड्स होगा,
प्रियॉन्स और टीएमबी, इसके अलावा कोई और वायरस दे दिया जाए, कोई अदर वायरस दे दिया जाए तो वो भी हो सकता है, जैसे बैक्टीरियोफेज हो सकता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, एचआई वायरस, सब दे सकता है। तो ए, बी और एफ, क्या गया आंसर? थर्ड। तो मेटाबॉलिज्म एब्सेंट का मतलब है कि वो लिविंग नहीं है, वो मेम्ब्रेन से बाउंड सेल और सेल नहीं है। अब ये सेल नॉनस्टॉप हो सकती है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। तो मेटाबॉलिज्म एब्सेंट का मतलब कि ये लिविंग नहीं है। और ऐसे ही बोल सकते हैं अगला क्वेश्चन कि किसमें एंजाइम एब्सेंट होगा। आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म एंजाइम से चलता है, तो अगर मेटाबॉलिज्म एब्सेंट है तो एंजाइम भी एब्सेंट है। थर्ड आंसर। अब देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम दिया गया है और सबसे पहले पूछा गया मल्टीसेलुलर हेटरोट्रॉपिक, तो सबसे पहले इसे आइडेंटिफाई कर लें। ये क्या है? ये नॉस्टॉक है। ये क्या है? ये तो भाई पैरामीशियम है। और ये एस्परजिलस है। और ये आपका एगेरिकस, ठीक। और ये स्लाइम मोल्ड। इतना समझ में आता हो, ये आपका डाइनोफ्लैगेलेट्स कह सकते हैं, ठीक। तो अब आपको देखिए लिखा मल्टी सोलर, तो यूनिसोलर वाले पहले ही मैदान से बाहर हो गए। ये सवाल आपको देखने में लग रहा है बड़ा कठिन है, नहीं, यू मल्टी सोलर पूछा गया है तो 1 2 3 4 पहले मैदान से बाहर, बचे 2। अब या तो आंसर 2 होगा और या तो आंसर 1 होगा। तो 5 4 3 ये तीनों ऐसे ही कट हो गया, आपका आंसर 2 ही लिखा अपने आप। मतलब अगर आपको ये नहीं पता था कि कौन हेटरोट्रॉपिक है कौन ऑटोट्रॉपिक, तो भी इसको क्वेश्चन को निकाल सकते थे। कैसे? हमने पकड़ लिया कि ये सब के सब यूनिसोलर हैं, तो पहले मैदान से बाहर, बचा केवल 2 और 2 के अलावा 1 का ऑप्शन ही नहीं है, तो आंसर सेकंड। फिर भी अब देखिए नॉस्टॉक है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये ऑक्सीजन इवॉल्व करता है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है, ये ऑटोट्रॉपिक है, ये भी ऑटोट्रॉपिक है, ये दोनों हेटरोट्रॉपिक है, लेकिन ये दोनों यूनिसोलर हैं। और ये दोनों फंजाई हैं, फंजाई होता हेटरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक नहीं होता। तो ये क्या हो गया? ऑटोट्रॉपिक, मतलब ये हो गया हेटरोट्रॉपिक। ये मल्टीसेलुलर, ये मल्टीसेलुलर, तो आंसर 2 आ गया। अब बाई मिस्टेक से अगर आपने इन दोनों को नहीं पहचाना कि यूनिसोलर की मल्टीसेलुलर, तो आंसर आप 4 लगा देंगे, क्योंकि ये भी आपका हेटरोट्रॉपिक है, ये भी हेटरोट्रॉपिक है। तो क्या आंसर आ गया? सेकेंड। अब इसमें से पूछते हैं कितने ऑटोट्रॉपिक है, तो आप 1 और 1 2 लगाते हैं। इसमें से पूछते हैं कुल कितने हेटरोट्रॉपिक है, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 आंसर आता है। आपसे पूछते हैं कि इनमें से कितने यूनिसेलुलर हैं, तो 1 2 3 4। कितने मल्टीसेलुलर हैं? 1 और 1 2। तो देखिए डायग्राम आपके सामने है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलती जाएगी, आपका आंसर बदलता चला जाएगा। सेकंड, फोर्थ आंसर लिखा ऑस्मोरिसेप्टर इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंजेस इन द ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। आपको मालूम है कि हमारे शरीर में हर चीज का कंसंट्रेशन एक प्रॉपर्ली रेंज में रहता है। रेंज से बढ़ेगा घटेगा तो उससे हमारे बॉडी की फिजियोलॉजी बदल जाएगी। फिर बॉडी की फिजियोलॉजी कुछ इस प्रकार से ना हो जाए कि शरीर को नुकसान दे, उसके लिए अलग अलग रिसेप्टर होते हैं। तो हमारे शरीर में ऑस्मोरिसेप्टर का काम ये है कि अगर ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, आयनिक कंटेंट में जरा सा बदलाव हो तो ये एक्टिवेट हो जाए, और ये एक्टिवेट होकर के उन सारे हार्मोन्स को, एंजाइम को या मशीनरी को, जो भी या मैकेनिज्म को, जैसे रॉस मैकेनिज्म है, एडीएच है, इनको एक्टिवेट करे कि भाई बॉडी से फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा जा रहा है, इससे नुकसान हो रहा है शरीर का, तो इसे वापस किया जाए। अब इसी बात पे दूसरे ने लिखा है कि अगर बॉडी से शरीर का फ्लूइड का लॉस हो तो ये एक्टिवेट करेगा ऑस्मोरिसेप्टर को, जो कि स्टिमुलेट करेगी हाइपोथैलेमस को, काहे के लिए? रिलीज करने के लिए। भाई पहले से ही बॉडी का लॉस हो रहा है तो कभी भी बॉडी नहीं चाहेगी कि बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या शरीर से पानी का लॉस हो, तो सप्रेस में रिलीज होगा, जिससे रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा डीसीटी के माध्यम से, तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम पानी कंजर्व रहेगा। तो ये गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है, सेकेंड आंसर। और ये हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं कहाँ पर होते हैं? हाइपोथैलेमस में, और स्टोर रिलीज होते हैं पॉजिटिव पिट्यूटरी, जिसको आप न्यूरोफाइफिस कहते हो। सेकेंड आंसर लिखा विद फॉलोइंग हाईएस्ट टेक्सोनॉमी कैटेगरी। कुछ नहीं, आपने जमाने से पढ़ा था सर कि सबसे पहले स्पीसीज आएगा और फिर क्या आएगा? जीनस, और उसके बाद आएगी फैमिली, ठीक, और उसके बाद आएगा ऑर्डर, ठीक, ऑर्डर के बाद आएगा क्लास, ठीक, और क्लास के बाद आएगा फाइलम, ठीक, फाइलम, और प्लांट के लिए क्या बोलेंगे? डिवीजन, ठीक, और डिवीजन के बाद आएगा किंगडम, ठीक। यही तो खेल है। इसका मतलब अगर आपसे पूछा गया हाईएस्ट टेक्सोनॉमी कैटेगरी, तो सर यहाँ तो 1 2 3 4 ही ऑप्शन है, तो जो भी 4 ऑप्शन दिए जाएं उनमें से इसी सीक्वेंस से पकड़ लो कि भाई साहब कौन सा सबसे हाईएस्ट टेक्सोनॉमी। कुछ नहीं सर, ये तो हमें जीनस दिख रहा है, ये मुझे फैमिली दिख रही है, और ये मुझे ऑर्डर दिख रहा है, और ये मुझे डिवीजन दिख रहा है, क्योंकि ये प्लांट है, ठीक। अब मान लीजिए ऑप्शन बदल जाए, हमें जीनस हटा दें, फैमिली हटा, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, किंगडम दे दो, किंगडम आंसर जाएगा। चारों में जो सीक्वेंस में सबसे आगे होगा वही आंसर जाएगा। मान लीजिए पहला ये था, और मान लीजिए यहाँ पर पहला, ये दूसरे चौथे वाले को हमने एनिमेलिया लिख दिया,
एनिमेलिया दे तो आंसर एनिमेलिया जाएगा। मान लो पहले वाले को मैं इसमें लिख दूं प्लांटी, तो पहला आंसर जाएगा। मतलब आपको करना ये, जब भी 4 ऑप्शन दिए जाएं तो आप ये देखिए बच्चों कि कौन सा हमारा जो चौथा ऑप्शन ये आंसर सही है, वो सबसे आगे कौन डिवीजन में है। ठीक है, जो सबसे आगे होगा वही आंसर जाएगा, दैट इज फोर्थ आंसर, थोड़ा कैटेगरी यही है। अब देखिए इन पी प्लांट येलो सीड्स, कुछ नहीं सर, येलो सीड्स आपको कहा जा रहा है, ठीक, और कहा जा रहा है, और हेट्रोजाइगस येलो सीड मतलब आपको हेट्रोजाइगस लेना है और ग्रीन सीड से कराना है, तो भाई इसकी गैमेट तो यही बनेगी। ये बन गया मुझे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक, स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इतना तो मुझे पता है सर, ये तो येलो सीड बनेगा, ठीक, येलो, और इतना मुझे पता है ये बनेगा ग्रीन सीड। तो क्या मैं देख रहा हूं कि 50-50 का रेशियो आ रहा है, क्या ये एक प्रकार का टेस्ट क्रॉस है, और टेस्ट क्रॉस का रेशियो 50-50 कहाँ दिख रहा है, पहला आंसर। तो टेस्ट क्रॉस, आपको पता है कि जेनेटिक्स में कोई भी सेंटेंस दे दें, कुछ भी दे दें, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट चलना चाहिए कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कराया गया तो रेशियो 50-50 आएगा। वो कुछ भी ले लें, वो और भी कैरेक्टर ले सकते हैं। उन्होंने बोल दिया कि मान लीजिए एक कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका कलर ब्लैक है और एल्बाइनो है या व्हाइट है, तो अब ब्लैक के लिए उन्होंने कहा बी कैपिटल एल और इसके लिए स्मॉल बी। तो अगर आप कहोगे तो कैपिटल भी ब्लैक होगा और कैपिटल भी स्मॉल भी ब्लैक होगा, और ये तो केवल भाई साहब इसी में एक्सप्रेस होगा, ये इसी साला क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं उन्होंने कहा कि एक प्रकार का क्रॉस कराया गया और उसमें मुझे 50-50% मिला। तो बताइए क्रॉस किनके किनके, क्रॉस हुआ है कैपिटल बी क्रॉस स्मॉल बी। समझ गए आप लोग। आपको कोई भी कैरेक्टर दिया जाएगा, डोमिनेंट और एक फिनोटाइप वाला होगा, एक ये वाला होगा, और इसके होमोजाइगस वाला ये केस होगा। हेट्रोजाइगस का होमोजाइगस से कराने पर रेशियो 50-50 आएगा, और इससे क्या डिटरमाइन करते हैं, जीनोटाइप ऑफ हेट्रोजाइगस प्लांट। ठीक है, तो टेस्ट क्लास क्या डिसाइड करता है, जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप। क्यों, मान लीजिए आपके खेत में एक पौधा ये लंबा है, एक पौधा ये लंबा है, तो मैं कैसे बताता हूँ कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, कि ये कैपिटल टी, हम कैसे बता सकते हैं। तो हेट्रोजाइगस का जो आपका डोमिनेंट फिनोटाइप का जीनोटाइप पता कर, ये भी डोमिनेंट फिनोटाइप है, ये भी डोमिनेंट फिनोटाइप है, लेकिन ये किस जीनोटाइप वाला है ये पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस करते हैं। अगर इस लंबे पौधे का किसी बौने पौधे से क्रॉस कराने पर रेशियो 50-50 आ जाए तो समझ लो भैया कि यही है जीनोटाइप। और ये सवाल काफी पूछा गया है कि टेस्ट क्रॉस का क्या मकसद होता है, क्या पर्पज होता है, जीनोटाइप पता करना किसी डोमिनेंट फिनोटाइप वाले का। ठीक है, फर्स्ट आंसर। अब लिखा था ऑर्गेनिज्म, कुछ नहीं, आपको मालूम है कि एक कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके पास अपना एक डीएनए है, लेट अस सपोज ऐसे, आपने बाहर से कोई आपने जीन ली, इसमें इंसर्ट करके इसमें लगा दी। अब ये क्या बन गया, ये तो हो गया मॉडिफाइड, क्योंकि नेचर ने इसको जिस तरह बनाया था उसमें आपने कर दिया चेंजेस, तो मॉडिफाई हो गया। इसी को आप बोलते हो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और ये प्लांट हो सकता है, फंजाई हो सकता है, एनिमेलिया हो सकता है, और बैक्टीरिया भी हो सकता है। ये आपकी किताब में लिखा है। तो कहा गया है कि जिन पे आपके जीन में मैनिपुलेशन करने पर उनको बनने वाले क्या बोलेंगे, जीएमओ। ये होगा थर्ड आंसर। सर एक्सप्लांट क्या है सर, ये टिश्यू कल्चर में इस्तेमाल किए जाने वाले पौधे का वो पार्ट होता है जिससे आप पूरे के पूरे पौधे का निर्माण कर सकते हैं। और दो आपके आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट को लेके फ्यूज कराने पर जो नया कॉम्बिनेशन बना था उसी को आपने क्या नाम दिया था, सोमैटिक हाइब्रिड। और इस पूरे प्रोसेस को आपने क्या नाम दिया था, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो भाई ये तो ये है नहीं। और टॉटिपोटेंसी का मतलब कोई एक सेल हो या ग्रुप ऑफ सेल हो या कोई टिश्यू हो जिसके अंदर ये कैपेसिटी हो कि पूरा का पूरा इंडिविजुअल बना दे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे टॉटिपोटेंसी। और मान लीजिए कोई सेल या ग्रुप ऑफ सेल हो, वो कोई एक स्पेसिफिक आर्गन बना पाए, ठीक है, केवल आर्गन लेवल तक रह जाए, बॉडी के पार्ट्स में, उसको बोले प्लूरिपोटेंट। तो टॉटिपोटेंसी का मतलब पूरा का पूरा इंडिविजुअल बनाना, नए जीव का निर्माण करना किसी ग्रुप ऑफ सेल या सेल से। तो थर्ड आंसर। फिर लिखा सेजर इनकट स्टेट फॉर टैग पॉलीमरेज, कुछ नहीं सर, आपको मालूम था कि पीसीआर का जो प्रोसेस है उसमें डीनेचुरेशन और अनीलिंग और आपका एक्सटेंशन ये चलता है 55 से 72 डिग्री सेल्सियस, और ये 95 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं। ठीक, तो 55 से 72 डिग्री सेल्सियस पर जो नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज है वो नहीं वर्क करेगा, क्योंकि इतने टेम्परेचर पर 50 डिग्री के ऊपर ये डीनेचर कर जाएगा। तो फिर बाद में एक बैक्टीरिया था थर्मस एक्वेटिकस, उससे टैग पॉलीमरेज निकाला गया। टैग में थर्मस एक्वेटिकस है ये। ठीक, इसकी खूबी थी कि इतने टेम्परेचर पर इफिशिएंटली वर्क कर रहा था।
तो इसी एंजाइम का उपयोग किया गया पीसीआर में। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये निकाला गया है थर्मस एक्वेटिकस से। तो थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया तो यूनिसेलुलर होता है। इसका मतलब ये जो आइसोलेट किया गया है मल्टी सेलुलर से नहीं किया गया है। थर्ड आंसर। और एक प्रकार का ये भी डीएनए पॉलीमरेज है। क्यों? क्योंकि डीएनए को डीएनए से न्यूक्लियोटाइड टू जोड़ता है कहाँ पर? एनिलिंग एक्सटेंशन स्टेप में, और पीसीआर में इन्वॉल्व है। और ये हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहता है डीनेचुरेशन करने के बाद भी। बिल्कुल सही है, थर्ड आंसर। लिखा से द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर हिंट सेकंड। ये जितने आपको दिख रहे हैं ये सब के सब हमें आर ही दिख रहे हैं, और ये अलग अलग बैक्टीरिया से निकाले गए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये अलग अलग बैक्टीरिया से निकाले गए हैं तो आर ही हैं, और ये प्रोकैरियोट से निकाले गए हैं। और अलग का क्यों? अब आर ही है तो इनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा, नो डाउट इन सब का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा। और ये सीक्वेंस का क्या नाम दिया गया था? पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक, जैसे इक्वारफस का आपने पढ़ा GAATTC, ठीक। तो ऐसे ही। और एक बात बता दी, जितने भी आपके आरी होते हैं ये किसी प्रोकैरियोट से निकाले जाते हैं, यूकैरियोट से निकाले नहीं जाते। तो आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ, यही गलत है। लिखा से द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मेंडल डायहाइब्रिड क्रॉस। कुछ नहीं सर, मेंडल डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में तो आप जान ही रहे थे कि इसमें आपका लिया गया था क्या चीज? येलो राउंड एक जीनोटाइप था, और एक तरफ लिया गया था ग्रीन। क्या लिया गया था? ग्रीन रिंकल्ड, ठीक। इसका कुछ इस प्रकार से था जीनोटाइप, और इसका कुछ इस प्रकार से था। इतना तो आपको पता है। और जब गैमीट बनाया गया, पहली सेल्फिंग हुई इनकी, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आई स्मॉल, और इनकी सिर्फ सेल्फिंग की गई तो आपको 4 प्रकार के गैमीट मिले थे, ठीक। इतना तो आपको पता है। तो भाई यही हैं 4 प्रकार के गैमीट। तो 4 टाइप ऑफ गैमीट मिला था। और जब इनके फिनोटाइप बने थे तो आपको मालूम था 9 3 3 1। अब ये 9 क्या है? ये येलो राउंड है। ये 3 क्या है? येलो रिंकल्ड है। और ये 3 क्या? ग्रीन राउंड। और ये था ग्रीन रिंकल्ड। तो ये भी ठीक है। और ये कौन सा चीज लिया गया था? ये था सीड का कलर, और ये था सीड का शेप। ये भी ठीक है। और आप दिख रहे हो कि 16 में 9 केवल येलो राउंड है, तो यही सबसे मैक्सिमम है। ABCD क्या आंसर आ गया? फोर्थ। तो ये मेंडल के डायहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट से आपकी ऑब्जर्वेशन में बेस ये क्वेश्चन था कि क्या आपको पता है कि क्या क्या बातें हुई थी? 4 प्रकार गैमीट बने थे, सीड शेप सी कलर लिया गया था, 9:3 रेशियो आया था, और इन 9 में सबसे ज्यादा येलो रिंकल्ड था। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए आप लोगों से कि इस 16 में सबसे कम क्या? ग्रीन रिंकल्ड। ऑल लिखा है कि करेक्ट स्टेटमेंट फॉर। आपको मालूम था कि जो आप हार्डी विनवर इक्वेशन की बात करते हो तो P + Q² का होल स्क्वायर होता है, और यही निकल के P² Q² + 2PQ आता है, ठीक, जिसे आप बराबर 1 भी कह सकते हो। लेकिन ये P² + Q² का नहीं था सर। अब ये कहा गया कि जब मैमल की आपकी दुनिया में ओरिजिन हुई तो जो पहला मैमल था वो श्रिव था। श्रिव के बाद गिलहरियां आई, लीमर, टार्जियस, फिर बंदर आया। इस तरह से इवोल्यूशन होता गया। तो जो लीमर और टार्जियस हैं ये बंदर के पहले के हैं, लेकिन सबसे पहला मैमल श्रिव था, श्रिव, ठीक। अब देखिए, आपको पता है कि होमो इरेक्टस की केनल कैपेसिटी 900 है, और 900 से ही 1075 भी हो सकती है। लेकिन होमो हेवेलिस की तो आपकी बुक में 650 से 800 दिया हुआ है। तो इतनी गणित तो मुझे भी आती है और आपको भी आती है कि ये वाली संख्या, ये वाली ज्यादा है कम है, इसका मतलब होमो इरेक्टस की केनल कैपेसिटी होमो हेवेलिस से ज्यादा है सर, लेसर नहीं है। और देखिए, जो सबसे बड़ा डायनासोर था, जो बहुत भड़कीले और बड़े साइज का था, जो कि जितने हॉलीवुड की मूवी बनी है, जुरासिक पार्क और आपका गॉडजिला जितना बना है, सब में इसी ने धमाल मचाया है। यही है सबसे बड़ा स्टार, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि यही है सबसे बड़ा, जो आप देखते हैं बड़ा सा आता है कूद की झम से सब उड़ा देता फुटबॉल की तरह, यही है। लेकिन इसकी हाइट जो थी ये 20 फीट था, ठीक, ये 20 फीट था। तो ये गलत है भाई, ठीक। तो ये रहा सेकेंड आंसर। अब देखिए, व्हाट इज एच एन रीगल। जब दुनिया में इवोल्यूशन की खोज के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, सरकार ने एक जहाजी यात्रा भेजी, ठीक। और उस जहाजी यात्रा पे डार्विन को भेजा गया, जिन्होंने कई वर्षों तक अलग अलग द्वीपों पे जाके यात्राएं की, जीवन को देखा, लोगों की स्पीसीजों को देखा, कैसे अलग अलग हैबिटेट में, कॉन्टिनेंट में, अलग अलग प्लेस पर कैसे कैसे जीव इवॉल्व हो रहे हैं, और क्या वेरिएशन दिखाई पड़ रहे हैं, क्या मैकेनिज्म दिख रही है। तो जिस जहाज की यात्रा पे चार्ल्स डार्विन निकले थे, उसी जहाज का नाम HMS बीगल था। तो ये एक सेल शिप था, ये समुद्री जहाज था। और इस पे कौन से साइंटिस्ट सवार हुए? चार्ल्स डार्विन,
ठीक, तो ये तकरीबन 4-5 साल तक इस पर यात्रा किए। ये झटके में ऑब्जर्वेशन नहीं आया था डार्विन का, काफ़ी समय उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि भाई ऐसा-ऐसा दुनिया में घट रहा है और ऐसी-ऐसी बातें और इसी घटना और इस यात्रा को पूरी करने के बाद जब उन्होंने पूरा ऑब्जर्वेशन कर लिया, तो उन्होंने एक स्पीशीज़ लिखी, किताब लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये बात याद रखिएगा, किताब उन्हीं की है, एक काफ़ी फेमस किताब थी। थर्ड आंसर। फिर कहा गया डाइकॉट रूट में से टेंजेंशियल और रेडियल वॉल जो होती है नस्ल की, उसमें एक वैक्सी इम्पर मटेरियल होता है जो किसका बना होता है, सुबेरिन का बना होता है। किस रूप में, कैस्पियन स्टील, और ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है, इम्परमिएबल होती है, याद रखिएगा। तो ये आपकी बुक की लाइन थी, आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट आंसर। अब लिखा से द प्लांट टिश्यू, कुछ नहीं सर, जाइलम, फ्लोएम और कोइनकाइमा। ये क्या है, सिंपल परमानेंट। ये दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। इनके 4 कंपोनेंट, ट्रैकेड वेसल्स, फाइबर, पैरेन्काइमा। इनके भी 4 कंपोनेंट, सीप ट्यूबुलमेंट, कंपेनियन सेल्स, फाइबर और पैरेन्काइमा। और आपको पता है कि सिंपल परमानेंट में 2 और हैं, पैरेन्काइमा, कोइनकाइमा, स्केनकाइमा। लेकिन सर जो क्यूबाइडल एपिथेलियम है, ये तो आपका एनिमल टिश्यू है, पहली बात। और कार्टिलेज जो है स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, तो ये नहीं होगा। तो ए, बी और ई, क्या आंसर आ गया, थर्ड। अब देखिए, से द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर पीजीआर। आपको मालूम है कि पीजीआर का मतलब केवल प्लांट हार्मोन नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। प्लांट हार्मोन जो है पीजीआर का एक टाइप है, एक एग्जाम्पल कह सकते हैं कि पीजीआर का मतलब होता है हर वो केमिकल या कोई भी चीज जो पौधे के ग्रोथ को रेगुलेट करे, घटाए भी और बढ़ाए भी। तो उसमें से एक एग्जाम्पल प्लांट हार्मोन है, जो आप जानते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, जिबरेलिन। ठीक, तो कहते हैं ये प्रोमोटरी और इनहिबिटर दोनों हो सकते हैं, आपने पढ़ा ही है। इथाइलिन आपका इनहिबिटर है, एफसीसी एसिड इनहिबिटर है, प्रोमोटर में ऑक्सिन, साइटोकाइन और जिबरेलिन है। नेचुरल ऑक्सिन तो इंडोल डेरिवेटिव होते हैं, और ये इंडोल डेरिवेटिव आपकी किताब में 2 दिए हैं, कौन सा, IAA, IBA। ठीक, और ऑक्सिन कहाँ से हासिल किया, ऑयस्ट्रेलिन से। ऐसे किसने किया था, FW वेंट ने। ठीक है, और ये कोलियोटाइल के से किया गया था भाई, कोलियोटाइल से। तो ये सही है, इसमें सभी सही है, फोर्थ आंसर। ठीक है, तो IAA इंडोलिस्टिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड ये नेचुरल ऑक्सीजन है, और NAA24D ये सिंथेटिक ऑक्सीजन है भाई। लिखा से इनकट स्टेटमेंट, डीकैपिटेशन। आपको पता है कि जैसे आपने पढ़ा था कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t, इनकी प्रेजेंस में स्मॉल t वाला एक्सप्रेस नहीं हो पाया था, मतलब इसे आप क्या नाम देते थे, डोमिनेंस का। आपको पता है कि एक पौधे की जीवन यात्रा एक सीड से शुरू होती है, और ये रहा कोलेटाइल और यह रेडिकल, ये नीचे ऐसे बढ़ेगा, ये ऊपर ऐसे बढ़ेगा, फिर कुछ दिन बाद आप देखेंगे और तेजी से बढ़ेगा। तो ये लगातार ऊपर बहुत क्यों, ऑक्सीजन के टिप पे डेवलप करता है, और ये लगातार सेल डिवीजन करते हुए ग्रोथ को बढ़ाता है। तो हम इससे ये देखते हैं कि जो लेटरल ग्रोथ है वो थोड़ी कम हो पाती है। लेकिन अब हमने किया क्या, वो सारे पौधे, वो सारे पेड़ पौधे जिनमें हमें पत्तियों की आवश्यकता होती है, आपको पता है कि चाय का जड़ नहीं चाहिए होता है, चाय की शाखाएं नहीं, चाय की पत्तियों की जरूरत होती है, और पत्तियां शाखाओं पे निकलती है, लंबाई में निकलती नहीं। तो किया गया, इसको काट के हटा दिया गया, और ऑक्सीजन केवल एपिकल पार्ट पे ही बनता है। तो जैसे ही आपने इसको हटाया, तो हमने ये देखा कि ये शाखाएं बहुत तेजी से बढ़ने लगी। अब ध्यान से देखिए, जब तक ये एपिकल पार्ट था, तब तक ये वाले लेटरल वाले ग्रोथ सप्रेस थी, मतलब जैसे कैपिटल T के प्रेजेंस में स्मॉल t का एक्सप्रेशन सप्रेस था, उसी प्रकार से इस एपिकल वाले की वजह से इनका ग्रोथ सप्रेस है। इसी को आप क्या नाम देते हो, एपिकल डोमिनेंस। ये बात याद रखिए, जेनेटिक से निकला हुआ टर्म है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब कि एपिकल की वजह से लेटरल वाले की ग्रोथ सप्रेस रहती है, इसी को एपिकल डोमिनेंस। और जैसे आपने हटाया, लेटरल ग्रोथ बढ़ गई, इन पे पत्तियां बढ़ेंगी, तो हमारी चाय की पत्तियां बढ़ेंगी, चाय की पत्तियां बढ़ेंगी तो टूट के आएंगी बागानों में, फिर आएगा पैकेट में और पियेंगे हम लोग। इसका मतलब टी प्लांटेशन में इसका उपयोग है, और टी इंडस्ट्री में इसका बहुत उपयोग है। सर बिल्कुल सही जवाब। ऑक्सीजन हेल्प इन सेल डिवीजन, बिल्कुल। साइटोकाइन और ऑक्सीजन ये दोनों के दोनों साइटोकाइनेसिस करते हैं। और आपको पता है कि जो आपका ABA है वो एक प्रकार का स्ट्रेस हार्मोन है। और सर स्ट्रेस हार्मोन क्यों, आपको पता है कि जिंदगी में तनाव और स्ट्रेस किसी दूसरे की वजह से आता है। आपको पता है कि पौधे के लिए बेसिक चीज जो है वो पानी जरूरी है, दैट इज H2O वाटर, और वाटर इसके सर्वाइवल, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ की जरूरी है। पानी नहीं है तो ये कमी हो गई, एक टेंशन हो गया, स्ट्रेस आ गया। अब पौधा इसको ओवरकम करने के लिए अपने कुछ ऐसा जुगाड़ ढूंढता है कि भाई पानी अब कम है पहले से, तो क्यों ना हम पानी का जो इवापोरेशन रोक लें। और इसी इवापोरेशन का नाम क्या देते थे आप, ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए उपाय ढूंढने होंगे। आपको पता है एक पत्ती में
स्टोमेटा नाम का एक पोर होता है जिससे पानी बाहर जाता है और इसी से गैसियस एक्सचेंज भी होता है वाटर ऑक्सीजन का, आपको पता ही है फोटोसिंथेसिस में। तो पानी रोकने के लिए हम क्यों ना स्टोमेटा के पोर ही बंद कर दें। तो स्टोमेटा एक क्लोजिंग करता है जिससे पौधे के पास टॉलरेसी आ जाती है, कहाँ के लिए, प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस। बिल्कुल सही, तो ये गलत है, लेकिन ये एबीए करता है, एबीए, तो ये गलत हो गया। और जीए आल्सो डिले लीफ सेंसेशन, बिल्कुल सही है। हर वो ग्रोथ प्रोमोटरी जितने भी एक्टिविटी होती है, ग्रोथ प्रोमोटर, ग्रोथ प्रोमोटर, ठीक है, जितने ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं वो डिले करते हैं किसमें, लीफ सेनेसेंस पर। अब सर ये लीफ सेनेसेंस कैसे डिले करते हैं, आपको पता है कोई पत्ती मतलब एकदम सेनेसेंस में जा रही है तो क्या करेंगे कि इस पत्ती में न्यूट्रिएंट की कमी होने लगती है तो किसी दूसरी जगह से न्यूट्रिएंट आके इसमें पहुंच जाता है, इसी को बोलते हैं न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। और ये कौन करता है, साइटोकाइनिन। तो भाई थर्ड आंसर। अब देखिए यहाँ पे 3 वर्ड्स की मैचिंग है, तो लिखा अर्थवर्म, फाइलम एनिडा, सीलोमेट ये है। और मेटामेरिज्म आप जानते हैं कि पहली बार यहीं से स्टार्ट हुई, मतलब आप बाहर से अंदर से दोनों तो सेगमेंट बराबर हैं। टेप 1 का दूसरा नाम आपको पता है टीनिया सोलियम, और एक प्रकार का ये क्या प्लेटी हेलमिंथीज है और प्लेटी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। हुक्स एंड सकर्स होते हैं क्योंकि एक प्रकार का पैरासाइट है, और पैरासाइट में भी कौन, ये एंडो पैरासाइट है, ठीक, ये भी ठीक है। हुकवर्म आपका डायोसियस है, यूनिसेक्सुअल है, और सीडोसुइलोमा ऐसा क्यों है, क्योंकि इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हुए भी इनमें मीडियम स्कैटर्ड पाउच के रूप में होता है, बिल्कुल सही। और आपको पता है जितने भी आपके आर्थ्रोपोडा के मेंबर जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं भाई, और सेगमेंटेड बॉडी इनकी होती है, आपको पता है ABCD सेगमेंटेड बॉडी, थर्ड आंसर। लेकिन आपको मालूम है कि एक आपकी सेल है और इसके इस न्यूक्लियस में जीनोम ऐसे है, कुछ हार्मोन इस प्रकार से वर्क करते हैं कि यहाँ पर सर मेम्ब्रेन लेवल पे काम करेंगे और यहाँ से फिर सेकंड मैसेंजर इनके इंफॉर्मेशन को जीनोम तक पहुंचाएगा, और कुछ ऐसे होते हैं डायरेक्ट एंट्री मार के सीधा जीनोम कॉम्प्लेक्स। लेकिन हार्मोन जीनोम रिसेप्टर जीनोम कॉम्प्लेक्स दोनों में बनता है, बात याद रखिए, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स दोनों में बनता है, ठीक। तो जो आपका ये सेकंड मैसेंजर होता है, ये आपकी बुक में दिया है साइक्लिक AMP, और कौन सा दिया है, कैल्शियम आयन, और दिया है IP3, ठीक, ये 3 दिए हैं आपके, तो उनमें से एक साइक्लिक AMP है। आपको मालूम है कि जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो ये आपके ग्लाइकोजन में बदल जाता है, किसमें, मसल्स में और लीवर की सेल में। इस प्रोसेस का नाम होता है ग्लाइकोजेनेसिस। और लेकिन जब आप ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे ग्लाइकोजिनोलिसिस, जीनोलिसिस, ठीक। तो भाई ये तो ठीक है। आपको पता है कि लंबे समय तक अगर ब्लड में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा है, मतलब प्रोलॉन्ग्ड हाइपर ग्लाइसीमिया हो, हाइपर ग्लाइसीमिया, इसी का नाम आप देते हो क्या चीज, डायबिटीज मेलिटस। लेकिन सर यहाँ पे तो हाइपर कैल्सीमिया लिखा है, तो ये गलत है, और हाइपर कैल्सीमिया के लिए हार्मोन क्या होगा, दैट इज PTS, तो ये गलत है। अब लिखा फॉर्मेशन ऑफ RBC इरेथ्रोपोएसिस, आपको पता है, और इसे करने वाला हार्मोन कौन सा, ये आपको पता है कौन सा, आपका इरेथ्रोपोएटिन, इरेथ्रोपोएटिन, ये सही है भाई, ठीक। तो आपका थर्ड आंसर आ जाएगा। अब लिखा है कि फैलोपियन ट्यूब टाइट एंड कट, आपको बताया गया था कि जब आप कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करते हो, कॉन्ट्रासेप्टिव, तो उसमें 6 तरीके बताए गए थे, नेचुरल, ट्रेडिशनल, बैरियर, इम्प्लांट, इंजेक्ट, ओवुलेशन, मतलब पिल्स, आईयूडीज, और एक तरीका था स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में क्या करते हैं कि हम जो आपका गैमिट का पाथ होता है उसे ब्लॉक कर देते हैं, तो हमारा गैमिट आपके फर्टिलाइजेशन वाली जो रीजन होती है इम्प्लीजन, वहां तक पहुंचेगी नहीं। तो क्या करते हैं कि मेल में वाज डिफरेंस को कट करते हैं, टाइड करते हैं, और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को टाइड और कट करते हैं भाई, तो ये दोनों सही है। और लिखा, अब देखिए जो आपका नेचुरल होता है वो 3 प्रकार का होता है, एक होता है कोइटस इंटरप्शन, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, और एक था लैक्टेशनल एमेनेरिया। ये कहा जाता है कि कोई फीमेल की बॉडी से अगर बर्थ हो जाए, मतलब बच्चे का जन्म हो, तो उसके 6 महीने तक, बर्थ के बाद 6 महीने बाद तक सारी की सारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की साइकिल स्टॉप रहती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहती है, सारे हार्मोनल एक्टिविटी स्टॉप रहते हैं, जितने भी आपके हार्मोनल एक्टिविटी जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जरूरी है, ठीक, एक्टिविटी। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप है तो ओवुलेशन नहीं है, पहली बात, ओवुलेशन नहीं है तो गैमीट नहीं है, और भले ही मेल फीमेल का रिलेशन बने भी बर्थ के बाद भी, तो भी आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हो, क्योंकि गैमीट ही नहीं है, ओवम नहीं है, ठीक। तो ये जो लैक्टेशनल एमेनेरिया है, ये एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है। लैक्टेशनल एमेनेरिया का मतलब 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग जब तक होता रहता है, तब तक ये एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है, याद रखिएगा।
मेंस्ट्रुअल साइकिल का अभाव होता है, और इन व्यू फर्टिलाइजेशन का फ्यूजन ऑफ गैमेट विद द फीमेल, दैट इज थर्ड आंसर। ठीक है, द सिम्टम कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड को ही आप हिंदी में जुकाम के नाम से जानते हैं, जिससे 2 दिन पहले मैं पीड़ित था। ठीक, और ये कौन से वायरस से होता है? राइनो वायरस से होता है, इसे आप राइनाइटिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और इसके कुछ सिम्टम दिए हैं जिसमें नजल कंजेशन, नाक जाम हो जाती है, गले में खड़खड़ाहट, सांस लेने में प्रॉब्लम, हल्की सी खांसी भी आएगी, सर में दर्द होगा। ऑल, दैट इज थर्ड आंसर। तो एक प्रकार का क्या है? और हाँ, एक प्रकार का ये वायरल डिजीज है, और ज़्यादा 3 से 4 डेज में इसकी रिकवरी अपने आप हो जाती है। थर्ड आंसर। अब लिखा सीधा एक C2 कंजर्वेशन। एक C2 का मतलब क्या होता है? कोई एक हैबिटेट है, ठीक, और यहाँ पे कोई स्पीसीज है, इसको कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई कि ये से बाकी लोगों से कंपटीशन ज़्यादा मिल रहा है स्पीसीज से, और कुछ ऐसे हैबिटेट में मतलब नेचर इसके सर्वाइवल के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाए, तब इसे उठा के हम किसी दूसरी जगह ले आते हैं, जैसे बॉटनिकल गार्डन है, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क है, सफारी पार्क है, ठीक है, और इसके अलावा गैमीट बैंक हो सकता है, पॉलन बैंक हो सकता है, क्रायोपोजिशन, टिश्यू कल्चर, ये जितनी भी प्रक्रियाएं जो उसके नेचुरल हैबिटेट में ना हो, सब के सब XC2। ठीक, तो ये ठीक है, सेकेंड आंसर। अब देखिए, जैसे जो जहां पर था उसे वहीं कंजर्व कर लो, तो इन सीटू आपको पता है नेशनल पार्क, सेक्रेड ग्रुप। सेक्रेड ग्रुप क्या है? एक बड़ा सा इलाका होता है जंगलों का, जहाँ पे जो ट्राइब्स आपकी पॉपुलेशन में आदिवासी जनजातियां होती हैं, वो उन पेड़ों को भगवान की तरह पूजती हैं, कि तो उनको पूजती हैं, जो जिसे पूजता है उसे नुकसान नहीं पहुंचाता, तो इसका मतलब ये नेचुरली कंजर्व हो जाता है सेक्रेड ग्रुप। और हॉट स्पॉट वो जगह होती है, वो हैबिटेट जहाँ लिमिटेड एरिया ही होता है, लेकिन नंबर ऑफ स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसे ही बचाने की जरूरत है, ये हॉट स्पॉट होता है, ये अपने आप नेचुरल है। ठीक, दैट इज सेकंड आंसर। अब लिखा प्रोस्टोजन एलान कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन आल्सो भी फीमेल एज ए इंजेक्शन। आपको बताया गया था कि जो आपकी पिल्स होती है ये भी प्रोस्टोजॉन की हो सकती है और प्रोस्टोजन कॉम्बिनेशन हो सकती है, और जो आपका इंजेक्शन या इम्प्लांट है ये प्रोस्टोन या प्रोस्टोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन जैसे आपको पता गोली खाने और इंजेक्शन तो वैसे ही है, दोनों का सेम कॉम्बिनेशन है, मेथड ऑफ वर्किंग दोनों है, ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करना, तो ये तो ठीक है। और आपको मालूम था कि शुरू शुरू में जो कॉन्ट्रासेप्टिव आया था पिल्स, उससे क्या था कि वो स्टेरॉइडल प्रिपरेशन था, और इससे सब फीमेल की बॉडी में बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होने लगे थे। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने किस इंस्टीट्यूट के, CDRI, और कहाँ पर है ये? लखनऊ में है। इन्होंने एक नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन बनाया जिसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत हाई थी और साइड इफेक्ट बहुत कम था। लेकिन सर हमें तो यहाँ हाई साइड इफेक्ट दिख रहा है, तो ये तो गलत हो गया, और यहाँ लो कॉन्ट्रासेप्टिव दिख रहा है, तो ये तो हाई होना चाहिए, तो ये गलत है। पहला सही, दूसरा गलत, सेकेंड आंसर। अब लिखा इन प्रोफेज 1 विच इवेंट इज नॉट टेक। आपको मालूम है कि मियोसिस 1 मियोसिस 2 में आपको बांटा गया पूरे मियोसिस को, और मियोसिस 1 को भी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। और प्रोफेज 1 की भी जब आप बात करोगे, प्रोफेज 1, तो इसको फर्दर कई चीजों में बांटा गया। पहला लेप्टोटीन, ठीक, दूसरा जाइगोटीन, लेप्टोटीन जाइगोटीन, उसके बाद पैकाइटिन, ठीक, उसके बाद डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक, इतने ही हैं। अब इनमें घटने वाली घटनाओं का क्रम भी कुछ इस तरह से होगा, ये कौन घटना नहीं होती। देखिए क्रॉसिंग और होती है पैकाइटिन में, तो ये तो ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कियास्माटा डिप्लोटीन में ठीक है। सिप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जाइगो, ये भी ठीक है। लेकिन जो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर है सर, ये तो एनाफेज 2 में होती है, एनाफेज 2 में थी, तो प्रोफेज की घटना ही नहीं है। दैट इज थर्ड आंसर। अब लिखा है द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी इकोसिस्टम। हमारे डायरेक्टर सर जब भी क्लास में रिवीजन कराएंगे इकोसिस्टम का, तो सबसे पहले यही पूछेंगे, बताओ किसी हेल्दी इकोसिस्टम के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? प्रोड्यूसर इंपॉर्टेंट है कि डिकम्पोजर की कार्निवोरस की हर्बीवोरस? तो बच्चे जवाब देते थे ऑल। तो ये उन्हीं का पूछा हुआ क्वेश्चन हमारे डायरेक्टर सर का, इसको मैंने क्वेश्चन के रूप में आपको दिया। एनसीईआरटी में कहीं ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन ये आपके सेंस ऑफ ह्यूमर से क्वेश्चन है कि जैसे आपको इतना तो अनुभव है ही कि अगर डिकम्पोजर नहीं होगा तो सॉइल में मिनरल नहीं आएगा। ठीक, देखते जाइए क्यों ऐसा है, मिनरल नहीं आएगा, और इस मिनरल को पौधा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। पौधा एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो हर्बीवोरस को नहीं मिलेगा, हर्बीवोरस को तो इसको नहीं मिलेगा। इसका मतलब डिकम्पोजर ही है जो आपके न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग को करता है, जो कि आपके कोर्स से हटा दिया गया है। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग जो है फास्फोरस कार्बन नाइट्रोजन, ये कोर्स से हट गया भले ही, लेकिन याद रखिएगा सभी के सभी हेल्दी इकोसिस्टम के लिए सब इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो प्रोड्यूसर डिकम्पोजर ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक, ऑल इंपॉर्टेंट है। ये हमारे डायरेक्टर सर का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, और बहुत जल्द जब रैपिड फायर होगा या जब क्लास में आपको रिवीजन कराया जाएगा
तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक। फोर्थ आंसर। अब लिखा बेस्ड ऑन द सोर्स, कुछ नहीं सर, सपोज दैट एक्स कोई जीव है, इसे किसी वाई ने खाया, तो ये जो खाने वाला है जिसे खाया जा रहा है ये भी किसी ट्रॉफिक लेवल पे होगा, और जो खा रहा है ये उससे ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल पर एक लेवल, अगर मान लो ये T1 है तो ये T2, ये अगर T2 है तो ये T3 बनेगा। जिसे जो खा रहा होता है वो उससे ऊपर के ट्रॉफिक लेवल पे जाएगा। अब लेट अस सपोज मैं कह रहा हूँ किसी, अगर हम प्लांट लें, प्लांट को कोई खाता है, मान लीजिए गोट, बकरी खा लेती है, और बकरी को फिर शेर खा लेता है, तो जो जिसे खाएगा वो उसके ऊपर के ट्रॉफिक लेवल पे जाएगा। तो भाई साहब अगर हम इसको T1 मान लें तो ये T2 और ये T3, ट्रॉफिक लेवल 1 2 3, समझ गए आप लोग। तो कहते हैं कि बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन और फूड, मतलब आपका सोर्स क्या, आपका फूड क्या है, और ऑक्यूपाई स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन दैट इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल, मतलब उसका न्यूट्रिशन लेवल क्या है, वो किसे खाकर अपने इकोसिस्टम में सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट आंसर। अब देखिए दूसरा ऑप्शन दिया स्ट्रेटिफिकेशन। अब सर स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, आप किसी जंगल में जाएं तो वहां एक बड़ा सा पेड़ दिख जाएगा, ठीक, थोड़ा छोटा पेड़ दिख जाएगा, और थोड़ा देखिए कुछ जमीन पर रेंगते हो, तो ये जो वर्टिकली आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना इन सबको, यही स्ट्रेटिफिकेशन है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपाई इन क्या चीज, आपके इकोसिस्टम में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है विभिन्न पेड़ों का, कोई रेंगने वाला, कोई छोटा, कोई उससे बड़ा, कोई उससे बड़ा, ये चीज है। स्टैंडिंग ग्राफ का मतलब ये है कि एक बड़े से जंगल या बड़े से बायोमास जो आपका दिया पूरा एरिया में, सपोज एक बड़ा सा एरिया है, जितने भी आपका बायो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बॉडी है, या टोटल जितना नंबर है, संख्या मान लीजिए अगर 1000 संख्या है तो 1000 बायोमास भी होगा, मतलब टोटल बायोमास जो होगा वो स्टैंडिंग क्रॉप होगा। एक बड़े से हैबिटेट में, सॉइल में, एक समय पर, पार्टिकुलर टाइम पर जितना न्यूट्रिएंट होता है वो होता है स्टैंडिंग स्टेट। तो ये रिगार्डिंग इनऑर्गेनिक है, ये रिगार्डिंग ऑर्गेनिक है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट आंसर। लिखा है इन एडिशन टू दिस जीएम हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स। अब सर ये टेलर मेड प्लांट्स क्या है, ये टेलर वो नहीं है जो हमारे कपड़े सिलता है, ये ध्यान रखिए। टेलर मेड क्या है, सपोज दैट ये कोई प्लांट है, प्लांट्स, ठीक, या कोई क्रॉप समझ लीजिए, क्रॉप, इन क्रॉप्स के फसल्स को आप किसी पार्टिकुलर उद्देश्य के लिए डेवलप करें, किसी पार्टिकुलर पर्पज के लिए। अब ये पर्पज हो क्या सकते हैं सर, हाई न्यूट्रिशन वैल्यू, ठीक, हाई न्यूट्रिशन वैल्यू, या किसी पेस्ट से रेजिस्टेंस हो सकता है, डिजीज रेजिस्टेंस भी हो सकता है, और इन्वायरमेंटल कंडीशन का रेजिस्टेंस भी हो सकता है। इन्वायरमेंटल से सूखे से बचाव के लिए, कम पानी में काम चला ले, कम न्यूट्रिशन में काम चला ले, सूखे से बचे। तो इतने प्रकार के पर्पज के लिए आप जिस पौधे को डेवलप करेंगे वही है टेलर मेड प्लांट। और ये कैसे डेवलप हो सकता है सर, क्योंकि जो कैरेक्टर भगवान ने किसी पौधे को दिया है उतना जीन जो था उसके पास, उसका कैरेक्टर तो हम जानते हैं, और अगर हम उस पौधे के अंदर कुछ एडिशनल बेनिफिट चाहते हैं तो आपको पता कोई भी कैरेक्टर आती है जीन से, और जीन डालना आपको पड़ेगा, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से किसी पार्टिकुलर उद्देश्य पर्पज के लिए, जैसे कि फ्यूल हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, स्टार्चेस हो गया, इन उद्देश्य के लिए अगर आप किसी चीज को डेवलप करें वही है टेलर मेड प्लांट। जैसे कि बीटी कॉटन, हाँ बीटी कॉटन, ठीक है, अब से गोल्डन राइस हो गया, ये सब के सब टेलर मेड प्लांट्स हैं। फर्स्ट आंसर। और एक्स प्लांट तो मैं आपको बता चुका हूँ, कोई ऐसा पौधे का पार्ट जिससे आप पूरा का पूरा पौधा डेवलप कर लें। और सोमा क्लोन्स का मतलब ये है कि टिश्यू कल्चर में जो हजारों पौधे या कोई चीज जो हजारों बनते हैं लगातार कम समय में, इसी को एक सब एक दूसरे से जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, सोमा क्लोन्स हैं। और बेसिलस thuringiensis ही वो बैक्टीरिया है जिससे बीटी टॉक्सिन निकाला गया था, ठीक है। फर्स्ट आंसर। अब देखो भैया टाइप ऑफ ट्रांसगेनिक एनिमल, ट्रांसगेनिक एनिमल का रैबिट है, पिग्स है, माइस है, और सबसे ज्यादा कौन है, 95% माइस होता है भाई। फोर्थ आंसर, ये तो आपको पता ही है। और ट्रांसगेनिक का मतलब क्या चीज है सर, सपोज ये कोई एनिमल था, इसके पास अपना एक जीन था, डीएनए था, आपने अपनी कैरेक्टर के लिए कोई जीन इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, ये है ट्रांसगेनिक, ठीक है, ये ट्रांसगेनिक है। लिखा है कि सेट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन है क्या चीज सर, ये रहा आपका एंथर, यहां से निकला पॉलन ग्रेन, कहाँ गया, स्टिग्मा की सरफेस पर, इस प्रक्रिया का नाम पॉलिनेशन। अब सर पॉलिनेशन है तो ये चीज अपने आप जाएगी नहीं, किसी एजेंट के माध्यम से जाएगी। सर ये एजेंट क्या हो सकते हैं, ये एबायोटिक हो सकते हैं सर, ये बायोटिक भी हो सकते हैं। और एबायोटिक में कौन सा है, विंड, और कौन सा है, वाटर,
और बायोटिक में तो इंसेक्ट भी हो सकता है, मैमल हो सकता है, रेप्टाइल हो सकता है, बर्ड हो सकता है, ये आपकी बुक ने कहा है, इतने हो सकते हैं। ठीक है, मैमल हो सकता है, रेप्टाइल हो सकता है, बर्ड हो सकता है, और बड़े जानवर भी हो सकते हैं जैसे कि हाथी। ठीक है, और विंड है। अब देखिए ए बायोटिक में विंड सबसे ज्यादा कॉमन है, और बायोटिक में सबसे ज्यादा कौन, इंसेक्ट। मोर कॉमन क्या है, इंसेक्ट। अब लिखा कि पॉइंट इन एयर वाटर एंड मिनरल हो सकते हैं सर, पॉइंट बाई वाटर इज मोर कॉमन एमोंगेस्ट, नहीं सर, वाटर नहीं विंड कॉमन है। अपनी बुक को ध्यान से देखिए, गलत है। लिखा ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर, नहीं सर, जितने पौधे पानी में डेवलप होते हैं सब के सब जरूरी नहीं है कि पानी को ही इस्तेमाल करें एज ए पॉइंट। क्यों, मान लीजिए सपोज ये पानी की लहर है और इनका फूल पानी की सतह के काफी ऊपर है, तो पानी के कांटेक्ट से इन पे पॉलन नहीं पहुंचेगा, तो यहाँ पर इंसेक्ट या विंड ही काम आएगा। और आपकी किताब में क्या एग्जांपल दिए सर, वाटर लिली और वाटर हायसिंथ। ठीक है, तो वाटर लिली और वाटर वाटर क्या है, ये वो पौधे हैं जिनमें इंसेक्ट या विंड इस्तेमाल होता है। ठीक, तो ये तो गलत हो गया। वकीवाइलिस ने दिया हाइड्रिला जोस्टेरा, इन सब में वाटर ही इस्तेमाल होता है। अभी मैंने बताया है कि अगर बायोटिक की हम बात करें तो इसमें केवल इंसेक्ट नहीं है पॉइंट, आपका मैमल हो सकता है, रेप्टाइल हो सकता है, बर्ड हो सकता है, तो ओनली इंसेक्ट नहीं होगा, ये गलत है, तो केवल ओनली ए सही है, थर्ड आंसर। अब देखिए सेट द करेक्ट स्टेप फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल, कुछ नहीं, आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल एक आप ये आपके प्राइमेट्स का कैरेक्टर होती है सर, और प्राइमेट्स में आपके कौन कौन से थे, मंकी, एप और ह्यूमन भी आता है, ये तो ठीक दिख रहा है सर। और जब मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होती है तो उसको बोलते हो क्या चीज, मिनार्की बोलते हो, और जब स्टॉप होती है तो उसको बोलते हो मीनोपोज। तो आप कह रहे हो कि सर ये स्टार्ट हो रहा है उसको मीनोपोज, ये गलत है सर, यहाँ पे क्या होने चाहिए, मिनार्की होनी चाहिए। ठीक, मिनार्की। ठीक, और कहते हैं एलएस तो रिक्वायर्ड है ही ओवुलेशन का, क्योंकि ये रप्चर करता है ग्रेफिन फॉलिकल का, जिससे सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, और ये होता है कब, 14 to 16 डेज पर। ठीक, और लॉन्गेस्ट फेज जो है मेंस्ट्रुअल फेज नहीं है भाई, लॉन्गेस्ट फेज जो है वो ल्यूटियल फेज है, जिसी को आप सेक्रेटरी फेज कहते हैं, तो ये गलत है। ठीक, तो हमें सिर्फ ए सही दिख रहा है और सी सही दिख रहा है, थर्ड आंसर। अब देखिए से द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर, कुछ नहीं, जब शुरू में आपको बताया गया कि जेनेटिक डिसऑर्डर ये दो प्रकार के, एक आपका मेंडेलियन और दूसरा कौन सा, क्रोमोसोमल। क्रोमोसोमल मेंडेलियन में केवल जीन अल्टर होगा किसी पार्ट कैरेक्टर के लिए, क्रोमोसोम में क्रोमोसोम एक या दो के मल्टीपल में होगा तो एन्यूप्लॉइडी पूरा का पूरा आधा सेट मल्टीप्लाई करेगा तो क्या चीज बोलेंगे, पॉलीप्लॉइडी। और मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होते हैं सेक्स लिंक ऑटोसोमल दोनों हो सकते हैं, डोमिनेंट सिर्फ दोनों हो सकते हैं भाई। ठीक, तो मेंडेलियन जेनेटिक ये तो ठीक है, क्रोमोसोमल। अब लिखा मेंडेलियन डिसऑर्डर ऑलवेज सेक्स लिंक, ये गलत है। इन एन्यूप्लॉइडी होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, इनकी नहीं सर, होल सेट जो होता है वो पॉलीप्लॉइडी में चेंज होता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कोई डिप्लॉयड है, ये बन गया 3n, ये बन गया 4n, और लिखा ट्राइसोमी मोनोसोमी एग्जांपल ऑफ एन्यूप्लॉइडी है। अब ये कैसे है सर, ट्राइसोमी का मतलब होता है जितना क्रोमोसोम था उसमें एक जोड़ दो, और मोनोसोमी का मतलब जितना था उसमें घटा दो। इसका एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, इसका एग्जांपल है कौन सा, टर्नर सिंड्रोम। तो मुझे तो केवल ए सही दिख रहा है और डी सही दिख रहा है, क्या आंसर आ गया, पहला तो ट्राइसोमी मोनोसोमी एग्जांपल ऑफ एन्यूप्लॉइडी। और मेंडेलियन डिसऑर्डर सेक्स लिंक ऑटोसोमल दोनों हो सकता है सर, और आपका डोमिनेंट और सिर्फ दोनों हो सकता है, बात को समझिए। तो क्या आंसर आ गया, ए और डी, दैट इज फर्स्ट आंसर। तो प्यारे बच्चों यहीं से हमारा सेशन खत्म हुआ। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। मेरे सीन साथी अली सर जिन्होंने बहुत बखूबी बहुत शानदार सेशन किया है, थैंक यू अली सर, साइलेंस सर, बेहतरीन प्रश्न करने के लिए। और आई होप मैंने भी थोड़ा बहुत आपसे कराया होगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।